जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम अच्छी चल रही होगी। तो जुड़ जाइए सभी विद्यार्थी, क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ, आपने सही सुना, सेशन आपका स्टार्ट हो गया है। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा शो एजुकेशन बायर यूपीएससी में, और खासतौर पर यूपीएससी के प्रोसेस क्वेश्चन पेपर को हम डिटेल्स में आपके साथ में चर्चा परिचर्चा करने के लिए तैयार हैं और उपस्थित हैं। तो सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए। मैं बस एक बार सेशन को शेयर कर देता हूं टेलीग्राम पे सभी विद्यार्थियों तक, ताकि इन्फॉर्म हो सके कि क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और आप तक भी नोटिफिकेशन आयोग की पहुंच तो गया ही होगा। बोले सर पहुंच तो गया है नोटिफिकेशन, बस आप शुरू कर दो। हाँ, तो आ जाइए सभी विद्यार्थी। आज हम देखेंगे 2017। आज हम आपके साथ में जो चर्चा करेंगे प्रियंका मानसी 2017 का, आज हम आपके साथ में क्या है, आज हम चर्चा करेंगे 2017 का यूपीएससी का जो आपका सीसैट का पेपर रहा है उसके बारे में। देखो, अब टाइम लगातार आपका कम होता चला जाएगा और यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है 2026 वो आपके सर पर आना शुरू हो जाएगा और प्रेशर एक आप फील करना शुरू करते चले जाओगे। तो विद्यार्थी, इस प्रेशर को कैसे हैंडल करना है? पहला, अपने आप को जितना हो सके व्यस्त आप रखें। ओके, वेरी गुड, वेल डन स्टूडेंट्स। अपने आप को आप व्यस्त रखो। व्यस्त कैसे रखना है? हमेशा आपको क्या है, स्टडी। आपके दिमाग में केवल यही बात चलनी चाहिए, स्टडी। कोई टॉपिक, कोई कॉन्सेप्ट, सीसैट जिसमें कोई टेस्ट हो सीसैट का उसको लगाओ, यूपीएससी के प्रोसेस क्वेश्चन पेपर हम कराए रहे हैं उनको लगाओ। तो ये सारी चीजें आप करते रहें। एक सेकेंड रुकिएगा, मैं एक बार क्या करूं, हाँ इसमें थोड़ा तो लगा देता हूं, फिर अभी चर्चा करते हैं। एक सेकेंड रुको। हाँ जी, चलिए अब मुझे चैट बॉक्स एक सेकेंड रुको, मैं एक बार, क्योंकि चैट बॉक्स होना बहुत जरूरी है ना मेरे आगे, तो मैं पहले चैट बॉक्स रख लेता हूं ताकि इतने सभी विद्यार्थी क्लास में आए। आपको कोई क्वेरी है इतने आप पूछ सकते हैं, पर हम आज स्टार्ट करेंगे, सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एक सेकेंड रुको। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक मिनट रुको, कैसे चल रहा है भाई साहब? ओके, अभी लेते हैं आपके डाउट, अभी लेते हैं आपके क्वेश्चन। जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। ओके सर, गैस सिलेंडर अवेलेबल आफ्टर 45 डेज। चलिए, हाँ वो सब अब क्राइसिस चल रहा है तो ये तो आपको देखने के लिए मिलेगा ही। खैर, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज हम देखेंगे इस क्लासेस के माध्यम से 2017 में आपसे जो रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में देखेंगे। अब तक हमने आप सभी के साथ में 2015 और 2016 का आपका सीसैट का पेपर कंप्लीट कर लिया है। तो आइए अब आज बढ़ते हैं
2017 के मैथ और खासतौर पर रीजनिंग के क्वेश्चन की तरफ। तो ये कॉम्प्रहेंशन है, कॉम्प्रहेंशन तो हम बाद में लेंगे, जो इसका सेकंड पार्ट होगा उसमें। आज तो हम मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन ही आपसे चर्चा परिचर्चा करेंगे। देखो क्वेश्चन देखो और इसको करने का ट्राई करो। हाँ, आपको विजिबल हो रहा है, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब आपको क्वेश्चन ये क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। देखो कैसे करना है, मैं आपको सिखाता हूं। मैं आपको सिखाता हूं, आपको बस इसके राइट आंसर की तरफ देते रहना है और चीजों को सीखना है। अगर जिस भी विद्यार्थी थोड़े से वीक है तो उनको अधिकतर आपने फोकस रखना है क्लास पे, है ना। चलो देखो, ये कह रहे हैं आपसे कि एक्स दल का कोई भी समर्थक जो जेड को जानता था और उसके अभियान की रणनीति का समर्थन करता था। जरा समझना, जो भी एक्स दल में होगा वो क्या करता था, उसमें से कुछ समर्थन थे ऐसे जो क्या कर रहे थे, जेड को कुछ था, मतलब कि कुछ होगा, मतलब भी अब मान लो इसमें 10 थे, अब 10 में से ऐसे मान लेते हैं कि 5 थे जो इसको जानते थे और इसका समर्थन भी करते थे, ठीक है, उसके अभियान की रणनीति का समर्थन करता था। बाई दल के साथ गठबंधन के लिए तैयार नहीं था। अब ये जो 5 थे ना, ये 5 क्या थे, ये बाई गठबंधन के लिए तैयार नहीं थे। ये जो 5 थे ये बोले थे नहीं, हम बाई के साथ नहीं जाएंगे, हम या तो एक्स में रहना प्रेफर करेंगे या फिर जेड के साथ रहेंगे। इसमें से 10-5 थे, किंतु उसमें से कुछ के बाई दल के मित्र थे, परंतु कुछ में, इसमें जो 5 थे ना, ये जो 5 थे, ये जो 5 थे, इसमें से क्या थे, वो मित्र तो थे, किसके, कुछ मित्र थे, बाई के मित्र थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो रहा है कि जो एक्स दल के व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, वो आपके बाई दल का समर्थन कर रहे हैं। वो मित्रता तो है, मित्र हैं, लेकिन वो उसका समर्थन नहीं कर रहे, उसमें जाने के लिए तैयार नहीं है। इस पे आपको देखने के लिए मिलेगा। मैथ वीक है तो स्टूडेंट्स आराम से बैठ के समझो ताकि चीजें आपकी क्लियर हो सकेंगी, है ना। कोई भी देखो सब्जेक्ट आपका वीक है तो उस पर फोकस ज्यादा करना चाहिए। चलो देखो, ये कह रहे हैं कि बाई दल के कुछ समर्थक एक्स दल के साथ गठबंधन के लिए सहमत नहीं हुए। ये कह रहे हैं कुछ नहीं हुए, तो मतलब इसका मतलब ये हो गया बाई दल के नहीं, इसमें कहा गया था एक्स दल बाई दल के साथ गठबंधन के लिए तैयार नहीं था। कौन, एक्स दल का, तो कोई भी नहीं था विद्यार्थी, है ना, इसके साथ कोई भी तैयार नहीं था, लेकिन कुछ थे जो बाई दल के थोड़े मित्र थे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इसका आंसर ए होगा। मुझे एक बात बताओ, आप इसका आंसर कैसे विद्यार्थी ए दे सकते हो, क्या इसका आंसर दे सकते हो? मुझे एक बात बताओ, किसी कीमत पे इसका आंसर ए नहीं आएगा। बाई दल का कम से कम एक समर्थक ऐसा था जो एक्स दल के किसी समर्थन को मित्र के रूप में जानता था। देखो क्या था, कम से कम ऐसा था, और इसने कहा अंतिम में लाइन, किंतु उसमें से कुछ बाई दल के मित्र थे, कुछ जो एक्स में थे, माना मैंने 10 थे और उसमें से 5 बाई के जेड के साथ चले गए, लेकिन ये जो 5 थे इसमें से इसका समर्थन तो नहीं करते, परंतु मित्र थे, किसके, बाई का एक्स के साथ मित्र था। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपको देखने के लिए मिलेगा। इट इज क्लियर या नो, इट इज क्लियर या नो, हाँ, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी के ऊपर क्वेश्चन है, देखो इसी के ऊपर क्वेश्चन है, देखो, उपयुक्त जानकारी के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एक्स दल के कुछ समर्थक जेड को जानते थे, ये बात तो कही गई है, अभी एक्स के क्या थे, कुछ जेड में चले गए, उसका जानते भी थे, तो ये तो ऑफकोर्स आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये बात तो क्या हो जाएगी विद्यार्थी, एकदम सही बात है। दूसरे में कह रहे हैं एक्स दल के कुछ समर्थक जो जेड के अभियान की रणनीति के विरोधी थे, जेड को जानते थे। उसने कहा था, देखो जब मैंने कहा कि भाई एक्स में कितने थे, एक्स में 10 थे, इसमें से 10 में से आप देखोगे 5 थे जो क्या कर रहे थे, जेड का समर्थन कर रहे थे, लेकिन 5 कौन थे, 5 इसके विरोधी थे और वो क्या करते थे, जेड को जानते थे। तो ये भी बात आपकी सही हो जाएगी। उसके अलावा ये कह रहे हैं एक्स दल के किसी समर्थन ने जेड के अभियान की रणनीति का समर्थन नहीं किया। कौन बोला नहीं किया, इसमें से जो 5 थे वो क्या कर रहे थे, वो आपका जेड का समर्थन कर रहे थे। तो यहां पर थर्ड आपका गलत है। पूछा गया है कौन सा ऐसे सही नहीं है, तो देखो कौन सा सही नहीं है, केवल तीसरा सही नहीं है, बाकी का आपका पहला और दूसरा सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
इट इज क्लियर या नो? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा विद्यार्थी, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आपको ये देखने के लिए मिल रहा है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। बोलो चीजें क्लियर हुई कि नहीं? इजी एंड पीजी है कि नहीं? बोलो इजी एंड पीजी है कि नहीं? हाँ, इजी एंड पीजी है कि नहीं? इट इज क्लियर या नो? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, यदि एक कार्यालय में केवल दूसरा और चौथा शनिवार तथा सभी रविवार को ही केवल क्या है, अवकाश के दिन मनाएंगे, तब किसी भी वर्ष के किसी भी मास में संभव कार्य दिवसों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? देखो शब्द में यहां पर कहा गया है कि भाई एक महीना है, कोई भी आप वर्ष ले सकते हो, लीप वर्ष ले सकते हो, साधारण वर्ष ले सकते हो, और कोई सा भी मंथ आप उठा सकते हो। उसमें न्यूनतम कार्य अवधि आपसे पूछा गया और उसने कहा केवल दूसरा और चौथा शनिवार ही क्या है, और आपका रविवार क्या है, अवकाश रहता है। एक तो 2 शनिवार है, सैटरडे कितने हैं, सैटरडे की 2 की सैटरडे की आपका हॉलीडे है, और संडे जो संडे है वो सभी संडे को क्या है, हॉलीडे रहता है। क्लियर? हाँ, तो अब आपको बता दो कितने दिन वो व्यक्ति काम करता है। जैसे हम बात कर लेते हैं मानसी। अब देखो मानसी ने क्या किया, मानसी ने कहा सर मैं जो है फरवरी की बात कर रही हूं, और फरवरी मैंने लिया है सर 28 दिन का। बोले बिल्कुल सही, 28 का लिया है। तो सर एक वीक जो होता है 7 दिन का होता है, सप्ताह, तो 7 चौक 28। बोले सर संडे के 4 दिन इसमें आ जाएंगे, संडे के जो इसमें 4 दिन आ जाएंगे, बिल्कुल सही है। और दो जो दिन आ जाएंगे वो सैटरडे की भी लगा लो। बोले सर 6 दिन, तो 6 दिन का मुझे 28 में से क्या होगा, हॉलीडे मिलेगा सर। तो मैं टोटल जो काम करूंगी वो मिस्टर कुमार सर मात्र 22 दिन काम करूंगी। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और न्यूनतम ही पूछा गया था, इससे न्यूनतम आ ही नहीं सकता, इससे न्यूनतम आ ही नहीं सकता। क्लियर हुआ कि नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना, बी। अगर आप 28 का महीना लेते हो, एक वीक में आपके कितने होते हैं, 7 दिन होते हैं, 7 चौक 28, तो 4 संडे पड़ेंगे, 4 संडे पड़ेंगे, और 2 सैटरडे की उसने कही है, केवल दूसरा और चौथा जो शनिवार है वो हॉलीडे रहेगा। तो 6 दिन की उसने छुट्टी मार ली, 28 में से तो घटा दो, 22 आपका बचा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन है आपका, यदि कोई ऐसी नीति और किसी समुदाय की 1/3 मतलब कि 1/3 आबादी प्रति वर्ष एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चली गई, और 6ठे वर्ष के बाद उस समुदाय की शेष बची आबादी क्या होगी यदि इस अवधि के दौरान जनसंख्या में आधे और कोई वृद्धि ना हुई हो? तो बताओ इसके बारे में। हाँ देखो, यहां पर जरा समझो, जो टोटल आबादी है, कुल जो आबादी है स्टूडेंट्स, वो है आपकी कितनी, ये कह रहे हैं कि आपने दिया 1/3, तो 3 यहां पर कुल आबादी है, 3 आगे इसमें से 1 चली गई, बोले सर 2, तो यहां पर ये जो बची कितनी, बोले सर आपकी 2 बची, कुल थी 3 में से तो जा रहा है ना, 1/3 का मतलब क्या है, टोटल है 3 और उसमें से 1 जा रहा है। जैसे 1 फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कैसे निकालते हैं, माइनस का 1/3, तो ये इधर चला जाएगा 3/1/3, तो ये आ जाता है 2/3। तो इस प्रकार से क्लियर हुआ कि नहीं? तो बची कितनी, 2/3। अब मुझे एक बात बताओ विद्यार्थी, ये क्या हो रहा है यहां पर, यहां से 1 चला जा रहा है, दूसरे वर्ष 2 चले जाएंगे, तीसरे वर्ष 3 चले जाएंगे, चौथे वर्ष 4 चले जाएंगे, 5वें वर्ष 5 चले जाएंगे, 6ठे वर्ष 6 चले जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कुछ नहीं करना है, जैसे 1 फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पर देखो 3 है और यहां पर आपका 2 है, तो आप कहोगे सर सेकेंड ईयर्स क्या होगा, सेकेंड ईयर्स कुछ नहीं होगा, 3 का स्क्वायर कर लो और यहां पर 2 का भी स्क्वायर कर लो। उसके अलावा ऐसी थर्ड में आओगे, थर्ड में भी आप आ जाओ, थर्ड में भी क्या करना है, 3 का क्यू कर लो और 2 का भी क्या कर लो, क्यू कर लो। कुछ इस प्रकार से आपको आगे चलता चले जाना है, डैट 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 डैश। उसी प्रकार से जब 6ठे आपकी बात हो रही है, 6ठे वर्ष में, तो आपको क्या करना है, 3 का आपका 6 कर लो और उसके अलावा 2 का भी 6 कर लो, और देख लो इसका आंसर क्या आ जाएगा। तो ये आपको मिलेगा, ये ऊपर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। सोल्व करो इसको, ये अगर आप देखोगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 32 नहीं, ये आ जाएगा आपका 64, और जो 3 है ये 6 टाइम है इसकी मल्टीप्लाई, क्योंकि इसकी पावर आपको 6 बार करना पड़ेगा, 3 3 9 27, इस प्रकार से। तो ये आ जाता है आपका 772, कितना आ जाता है, 729, माफ कीजिएगा 729 आ जाएगा। ऐसे कर लो आप, 3 इंटू 3 इंटू 3, 6 टाइम। ऐसे ही आपको क्या करना है, 2 को भी कर लेना है 6 टाइम, 2 इंटू
2 इंटू 2 इंटू 2, तो आपका आ जाएगा 64। इसका जो राइट आंसर आएगा 64/729 तो देखते हैं क्या ए बी सी में, नहीं ये तो गलत है, दोनों यहां पर नहीं है। फिर क्या है आंसर, देखो इधर है आंसर, बिल्कुल है आंसर। तो ये आ जाएगा 64। जनसंख्या का कितना भाग होगा, 64/729 भाग आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन है आपका 13 नंबर। ये कह रहे हैं आपसे भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित और जीव विज्ञान की 4 परीक्षाएं 4 क्रमिक दिवसों पर की जानी है। तो 4 परीक्षाएं हैं, 4 पर होंगी, 1 2 3 4। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, 4 दिवस मान लेते हैं। किंतु आवश्यक नहीं है कि परीक्षाएं इसी क्रम में हो। भौतिक विज्ञान की परीक्षा उस परीक्षा से पहले की गई जिसे जीव विज्ञान के बाद किया गया। जरा समझना, जीव विज्ञान के बाद किया गया। जीव विज्ञान के बाद कोई परीक्षा की जानी थी, मान लेते हैं कि भाई जो आपका जीव विज्ञान की परीक्षा अब की जानी थी, जिसे जीव विज्ञान के बाद किया गया। जीव विज्ञान के बाद कोई परीक्षा की गई तो उससे पहले भौतिक विज्ञान की गई हुई, तो भौतिक विज्ञान की परीक्षा यहां आ जाएगी। और कोई परीक्षा रही होगी जिसमें आप देखोगे रसायन विज्ञान की परीक्षा 2 परीक्षाओं किए जाने के बाद की गई, तो यहां पर क्या आ जाएगा, रसायन विज्ञान आ जाएगा। तो जीव विज्ञान की जो परीक्षा की गई थी वो रसायन विज्ञान से पहले की गई थी। और उसके साथ साथ इसने कहा यहां पे देखो, भौतिक विज्ञान की परीक्षा उस परीक्षा से पहले की गई जिसे जीव विज्ञान की शिक्षा के बाद किया गया। तो यहां पर जीव विज्ञान के बाद क्या हुआ, रसायन विज्ञान हुआ। लेकिन इसके बीच में क्या हुआ, भौतिक रसायन से पहले आ गया। तो पूछा है 2 परीक्षाएं किए जाने के बाद की गई थी और किस परीक्षा का अंतिम होगा। तो सर बोले तो ये तो गणित का होगा सर, मैथ का होगा, क्योंकि ऊपर जीव विज्ञान आ गया, भौतिक रसायन आ गया। और देखो 2 परीक्षाओं के बाद में ही हो रहा है, जीव विज्ञान भौतिक विज्ञान के बाद में आपके रसायन विज्ञान हो रहा है और फिर उसके बाद में मैथ बचा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। इट इज क्लियर या नो, इट इज क्लियर या नो। हाँ पूनम चौरसिया कह रही है सर प्लीज जूम। देखो बाबू इतना जूम कर दिए मुझे एकदम, मैं अपने इसमें डिवाइस में पढ़ पा रहा हूं क्या क्या लिखा हुआ है ना। थोड़ा सा आप वहां से क्लैरिटी कर लो अपनी, हाँ एडवांस में जाओ और वहां से उसको 480 में कर लो, चीजें आपकी चलेंगी, है ना। हाँ मैं तो 360 पे भी क्लियर दिख रहा है। चलो जूम करने से क्या होता है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा ऑप्शंस नहीं दिख पाएंगे आपको, इसलिए हम थोड़ा कम जूम कर पाते हैं और कुछ बात नहीं है। चलो देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, थोड़ा फास्ट चलेंगे। हाँ ए और बी की आय, ए और बी की आय का योग सी और डी की आय की सम्मिलित आय से अधिक है। जरा समझना, ए प्लस बी इनकी जो आय का योग है सी प्लस डी की आय से क्या है, सम्मिलित आय से अधिक है। ए और सी की आय का योग बी और डी की सम्मिलित आय के बराबर है। मतलब कि ए प्लस सी की आय का योग किसके बराबर है, बी प्लस डी की आय के बराबर है। इसके अतिरिक्त ए की आय बी और डी की आय की सम्मिलित आय से आधी है। मतलब कहने का तात्पर्य स्टूडेंट्स यहां पर यह है कि जो ए की आय होगी वो कितनी है, आधी हो जाती है किससे, बी और आपकी डी से। तो कहने का तात्पर्य क्या होगा, अगर हम ए की आय की बात कर लें तो ए की आय बराबर क्या होगी, बी प्लस डी अपॉन 2, यही तो होगी ना इनकी आधी। मतलब सर अगर मान लो ए और बी की आय, ए जो बी और डी की आय है, बी और डी की आय अगर आप कह रहे हैं 10 है, मान लो 10 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 5 का, है ना, आधी है तो 5 ही तो होगी ये क्या है। इस प्रकार से आपसे ये कह रहा है। हाँ तो दीजिए इसका राइट आंसर। अब देखो कैसे करना है आपको। अब इसमें एज द एवरेज जो आप निकालोगे, क्योंकि एवरेज निकालना पड़ेगा आपको बी और डी का, इसका तो आधा हो गया दोनों में, है ना। तो 2 संख्याओं का योग भाग 2 से कर दो तो एवरेज ही तो आ रहा है। जरा सोचो ये जो फार्मूला बना हुआ है ये क्या बना हुआ है, बोले सर ये जो आपका है ये आप देखोगे एवरेज का है फार्मूला, 2 संख्याओं का योग बटे संख्याओं का नंबर। तो 2 संख्याओं का योग करके बी और डी को भाग कर रहे हो 2 से और उसका जो टोटल एवरेज है वो 1 आ रहा है। वो टोटल एवरेज किसका आ रहा है, 1 आ रहा है। तो बस कुछ नहीं करना है। अब आपको देखोगे अगर हम बात कर लें यहां पे ए प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2a, यहां से ये चला जाएगा, यहां से क्या चला जाएगा 2a, यहां से चला जाएगा और यहां पर आपका बचेगा, जो बचेगा ये बचेगा a बराबर c। तो a का जो आय है वो c के बराबर है। देखो a की जो आय है वो c के बराबर है, तो मतलब कि c से तो क्या होगा, अधिक होगा। a की जो आय है वो आपकी c के बराबर है। तो इस कंडीशन में अगर हम इसको और सोल्व करते हैं, अभी और सोल्व करना पड़ेगा ना। हाँ आगे बढ़ते हैं।
इस कंडीशन में ए बराबर सी हो गया। अब हमको ये निकालना है बी प्लस डी, किसमें पूछा ना, सर्वाधिक आय किसकी है। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर हम बात कर ले यहाँ पे, ये कह रहे हैं ए और बी की आय जो है वो सी और डी की आय से अधिक है। तो मुझे एक बात बताओ, कॉमन सेंस से सोचो, तो बी की आय डेफिनेटली क्या होगी, हो सकता है सी से अधिक हो, तभी तो ज्यादा है। लेकिन इसको और सोल्व कर सकते हो आप, और सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, ए प्लस बी और बराबर आप कर लोगे यहाँ पे ए प्लस डी, क्योंकि ये हैगा ए प्लस डी, है ना। इसकी आय कितनी है, देखो सी के बराबर है कि नहीं, ए क्या है, तो यहाँ पे सी के मान की जगह हमने ए का मान रख दिया। तो यहां से देखो क्या चला जाएगा, ए से ए कट जाएगा और बचेगा आपका बी बराबर डी। अब यहां पर देखो एक सिचुएशन आपको देखने के लिए मिल रही है, तो जो आपका बी है, ये जो बी है, ये बी की आय क्या होगी, डी से अधिक आपको देखने के लिए मिल रही है। तो यहां पर जो है, अब मेरी बात समझना कि जो डी की आय है वो बी से अधिक है, डी की जो आय है, माफ कीजिएगा, डी की आय जो है वो बी से कम है, तो बी की आय डी से अधिक होगी। और यहां पर ए की आय सी के बराबर है, इन दो बातों पर ध्यान रखो। तो यहां पर डेफिनेटली अगर हम देखें तो सर यहां से ये बात जरूर साफ हो रही है कि जो बी की आय है इनमें सबसे अधिक आपको देखने के लिए मिलेगी। क्या मिलेगी, बी की आय सबसे अधिक आपको देखने के लिए मिलेगी। क्लियर हुआ, हाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप इसको मान रखे करोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए जैसे देके रखा है इसको ऐसे ही आपको सोल्व करना पड़ेगा। इट इज क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ इट इज क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग सर, व्हाट इज द टाइम फॉर क्लास। टाइम कुछ नहीं है, हाँ टाइम बस वही है जो आप जब आगे टाइम बता देते हैं। बिल्कुल विद्यार्थी का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। तो डेली बेसिस पर बाबू ये जो क्लास होती है हमारी सुबह होती है, जो आप चली रही है ना, 10:30 पर आपकी क्लास होती है, आया करें डेली। और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। कह रहे हैं आपसे, अच्छा स्वर एक निर्संगिक प्रतिभा है, लेकिन संगीत के क्षेत्र में उन्नति और श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अभ्यास करते रहना चाहिए। इसने क्या कहा, इसने ये कहा कि मिस्टर कुमार सर की जो आवाज है ना वो बड़ी सुरीली आवाज है, बहुत ही अच्छी आवाज है। और ये जो आवाज मिली है ना, ये नेचर ने दिया आपको, किसी और ने नहीं, नेचर के द्वारा आपको मिली है। परंतु इसको मेंटेन रखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आवाज आपको सही रखने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना, ये बात कह रहे हैं यहाँ पे। अब देखो निष्कर्ष निकाल रहे हैं। पहला, निर्संगिक प्रतिभाओं को प्रशिक्षण और देखभाल की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है। अगर आपका निर्संगिक स्वर है, जैसे मेरी आवाज एकदम अच्छी आवाज है, तो उस कंडीशन में मिस्टर सर को क्या करना पड़ेगा, आप देखोगे इसकी देखभाल की आवश्यकता। और इसमें कहा भी गया कथन में कि जो है उसको सर्वश्रेष्ठ उन्नति के लिए आपको प्रदर्शन करना चाहते हो अच्छा, तो उस कंडीशन में आपको अभ्यास करते रहना चाहिए। तो ये बात आपकी सही है। दूसरे में कह रहे हैं, किसी का स्वर अच्छा ना होने पर भी उसे अभ्यास करते रहना चाहिए, है ना। हाँ, कोई व्यक्ति उससे क्या हो, चल भाई गाना गा के दिखा, वो पता चल रहा है कुछ और ही गाने लग रहा है और आवाज लग रही है कि सर ये तो पता नहीं क्या हो रहा है ना। तो इस कंडीशन में तो ये तो बात गलत हो गई कि आपकी आवाज अच्छी नहीं है, नेचर ने आपको आवाज सही नहीं दी, आपकी सुरीली आवाज नहीं है, आप गाना नहीं गा सकते। तो इस कंडीशन में आप क्या प्रैक्टिस करके सही कर लोगे, नहीं ना, क्योंकि आवाज में आपकी डिफॉल्ट है। तो इसलिए सेकंड आपका गलत है और पहला आपका सही हो जाएगा। तो कौन सा सही है, तो केवल कथन आपका इसमें ए सही हो जाएगा। इट इज क्लियर या नो। चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। हाँ आओ जरा देखो, क्वेश्चन है आपका 16 नंबर। विभिन्न ऊंचाइयों के 3 खंबे हैं, एक्स बाई जेड। बोले सर बिल्कुल, एक है आपका एक्स, एक है बाई और एक है जेड, ठीक है। 3 मकड़ियां हैं, कौन कौन सी मकड़ियां हैं सर, इन पे मकड़ियां भी हैं। बोले हाँ, एक है ए, एक है बी और एक है सी। इन खंभों पर एक ही समान आप देखोगे समय पर चढ़ना शुरू करती हैं। प्रयास ए, एक्स पर आप देखोगे चढ़ती है 6 मीटर, कितनी चढ़ती है, 6 सेंटीमीटर चढ़ती है, लेकिन 1 सेंटीमीटर नीचे आ जाती है। अब देखो 6 चढ़ी, 1 सेंटीमीटर नीचे आ गई, तो वास्तव में चढ़ी कितनी, ए कितनी चढ़ी थी, बोले सर 5 चढ़ी थी, सही है कि नहीं। हाँ, उसके अलावा बी बाई पर चढ़ी, 7 सेंटीमीटर चढ़ी और 3 नीचे आ गई। बोलो अगर आपकी 7 आप चढ़ रहे थे, 3 नीचे आ गए, तो टोटल चढ़े कितने वास्तव में, बोले सर बी चढ़ा आपका 4। कितना चढ़ा, 4। बोले सर ये भी सही है। उसके अलावा सी जेड पे चढ़ती है, सी किस पे चढ़ती है, जेड पे चढ़ती है, और ये चढ़ रही है कितनी, 6.5। कितना चढ़ रही है, 6.5 सेंटीमीटर चढ़ी और 2 सेंटीमीटर नीचे आ गए, तो वास्तव में चढ़ी कितनी, 4 बोलो 4 कितनी चढ़ी, 5 ये वास्तव में चढ़ी। अब ये कह रहे हैं आपसे कि यदि उनमें से प्रत्येक मकड़ी की स्तंभ पर सिर पहुंचने के लिए 40 प्रयास करने होंगे। मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं कहूं यहां पर ये पूरे 40 प्रयास हैं और
40 प्रयास के साथ साथ क्या होना है, आप 39 तक पहुंच गए। यहाँ पे मान लो यहाँ पे आप 39 तक पहुंच जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, 39 तक आप पहुंच गए। अब मुझे एक बात बताना विद्यार्थी, जब यहां से आप जंप करोगे ना, यहां से जब आप जंप करोगे तो सीधे यहां जाओगे, और जब यहां पे आ जाओगे तो नीचे तो नहीं जाओगे फिर, क्योंकि आप इसके टॉप पे आके बैठ के, तो आप नीचे नहीं फिसलोगे। तो यहां पर कहने का तात्पर्य है, जो हमने निकाला है यहाँ पर 5 4 4.5 का, अब आपको इसमें 39 से मल्टीप्लाई कर देनी है। क्या कर देनी है? 39 से मल्टीप्लाई कर देनी है, एक कम से 39 से मल्टीप्लाई करो। इसमें प्लस जुड़ेगा कितना, क्योंकि ये कितनी चल रही थी, ये इसमें जुड़ जाएगा आपका 6.5, और इसमें कितना जुड़ जाएगा, ये टोटल चल रही थी आपकी 7, ये हो जाएगा, और इसमें जुड़ जाएगा कितना, क्योंकि अंतिम प्रयास का तो पूरा चलेगा 40 में, तो ये आपका 6। अब देख लो इसको करके किसका आ जाएगा। सबसे, ये पूछा गया है सबसे छोटे खंबे की ऊंचाई क्या है, सबसे छोटे खंबे की ऊंचाई पूछी गई है। अब कॉमन सेंस, थोड़ा सा कॉमन सेंस सोचो, थोड़ा सा कॉमन सेंस। मुझे एक बात बताओ विद्यार्थी, यहां पर 4 की मल्टीप्लाई हो रही है 39 से, यहां पे 4.5 की मल्टीप्लाई हो रही है कितनी, 39 से, और यहां पर 5 की। सबसे अधिक ऊंचाई वाला कौन होगा? x होगा। सबसे दूसरे स्थान पर कौन होगा? 4.5 वाला। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो यहां पर 39 को आप 5 से भाग करके तो देखो कितना आ जाएगा। बोले सर 5 छंग 30, 5 सत्ते 35, और 5 सत्ते 35, यहां पर बचेगा सर आप देखोगे 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40, तो 0.8 देखो ये भी जुड़ गया, 0.8 जुड़ गया इसमें, और प्लस कितना जुड़ेगा, 6 जुड़ जाएगा, तो ये ज्यादा बढ़ेगा। वहीं आप इसको देख लो, ये कितना, ये तो बहुत ही कम रह जाएगा। तो यहां पर जो सबसे कम ऊंचाई का है वो है आपका 4 जो आपका है बी आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, इसकी 4 × 39, और प्लस आपको कर देना है इसमें 7। देख लो इसमें आ जाएगा 163 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर लो, 163 सेंटीमीटर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये कॉमन सेंस से लगाना था आपको, है ना। ये 4 × 39 + 7 अगर आप करोगे तो 163 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। आप चाहे इसको देख लो। तो सबसे छोटा पूछा है, और यदि सबसे बड़ा पूछता तो आप 39 की मल्टीप्लाई करते 5 से, और फिर उसके बाद उसमें 6 ऐड करते, तो जो भी रिजल्ट आता सबसे बड़ा हो जाता। दूसरे नंबर पर आता आपका कौन सा, Z आता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, अधिकार नागरिक के वास्तविक विकास के लिए, ये आपका उसमें करेंगे हम नागरिकों वाले में, ये तो पैसिव वाले में आएंगे हम, अधिकार वाले में तो इसमें नहीं करेंगे इसको। हाँ देखो ये कह रहे हैं आपसे इसमें कि 52 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 15 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के नाम हटा देने के बाद योग्यता क्रम में एक सूची बनाई गई, जिसमें से रमेश का स्थान ऊपर से 22वां, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा। बहुत ही इजी सा है क्वेश्चन। सर कैन यू हेल्प मी, हाँ बोलो क्या हेल्प करनी है आपकी, हेल्प के लिए ही तो हम बैठे हुए हैं, और क्या ही कर रहे हैं आप विद्यार्थियों के लिए, बताओ। हाँ जो भी आपकी समस्या है उनको तो हम आसान करने के लिए आए हैं। देखो तो इसमें से पहले हटा लो, टोटल 52 थे, जो पास फेल हो गए उनको हटा दो। उन्होंने कह दिया हटा दो, जो फेल हो गए अनुत्तीर्ण हो गए, तो 52 में से घटाओ, ये आ जाएगा 12 में से 5 घटाओ, कितना आएगा बोलो, 7 5 12। बोले सर यहाँ पर 7 बचेगा, और ये रह जाएगा 4। बोले सर टोटल बचे अब 37। अब यहाँ पर ये 37 विद्यार्थी हैं, टोटल है इसमें कितने, 37 हैं, और ये कह रहा है ऊपर से 22वां है। बोले सर यहाँ पर मान लेते हैं 22वां है ऊपर से, ठीक है। तो इसके पीछे कितने होंगे, 21 होंगे, और इसके अब आगे कितने होंगे, मुझे एक बात बताओ, अब आगे कितने होंगे, है ना। आप इसमें से 37 में से भी 22 घटा दो, तो 37 में से 22 घटाओगे तो बोले सर यहाँ पे आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 15। तो इसके पीछे भी कितने होंगे, 15 होंगे, है ना। इसके पीछे कितने होंगे, 15 होंगे। तो इसके नीचे तो होंगे 15, ऊपर होंगे 21, और टोटल आप जोड़ के देखो, इसको जोड़ो इसको जोड़ो, 5 और 6 ये हो जाएगा 36, और एक 22 नंबर पर ये बैठा हुआ है यहाँ पे। तो पूछा गया है इसका नीचे से स्थान क्या होगा, तो 15 तो इसके नीचे होंगे, ऊपर एक और आएगा तो 16 इसका स्थान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C4 चेन्नई हो जाएगा। 17 नहीं बाबू, इसका राइट आंसर होगा 16। ऐसा ब्लंडर मत करो, मत करो विद्यार्थी, ऐसा समझो चीजों को। मैं पुनः बता रहा हूं आपको, इतना तगड़ा ब्लंडर नहीं कर सकते आप, बिल्कुल नहीं कर सकते आप, क्योंकि रीजनिंग का क्वेश्चन है, इजी एंड पीजी है। आप गलत करोगे और सभी विद्यार्थी सही करेंगे तो आप आउट हो जाओगे मैदान से। तो पुनः समझा देता हूं। ये कह रहे थे 52 आपके विद्यार्थी हैं, इसमें से 15 विद्यार्थी क्या थे, फेल हो गए, और उन्होंने कहा जो भी फेल हुए उनको बाहर निकाल दोगे हमसे। ठीक है सर, हमने 15 बाहर निकाल दिए, टोटल कितने बचे आप, बोले सर 37 बचे। हमने कहा 37 थे, ऊपर से जो रमेश नाम का व्यक्ति था, रमेश नाम का जो व्यक्ति था, ऊपर से इसका जो रैंक थी ना ऊपर से, वो कितने नंबर पे था, 22वें नंबर पर था। तो यहां पर तो ये 22वें नंबर पर खड़ा हो गया, रमेश खड़ा हो गया कि नहीं। बोले सर टोटल 37 थे, 22वें नंबर पर रमेश खड़ा, तो बचा कितना, 15 बचा कि नहीं बोलो,
15 बचा कि नहीं बाबू, तो 15 बचेगा। अब 15 बचा, रमेश स्वयं 15, आप देखोगे यहां पर खड़ा हुआ है 22वें स्थान पर ऊपर से। नीचे से अगर आप देखोगे इसके नीचे 15 नागरिक थे, तो पूछा गया नीचे से अब इसका स्थान क्या होगा, तो 15 तो इसके नीचे थे, अब 16वें पर ये खुद स्वयं खड़ा हुआ है। और इसके ऊपर कितने थे, इसके ऊपर कितने थे, इसके ऊपर 21 थे, क्योंकि 22वें पे भी खड़ा हुआ है। तो यहां पर इसका राइट आंसर 16 आ जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, मुझसे आप मेहनत तो ठीक ठाक करवा लेते हो, ये तो मैंने अनुभव कर लिया है। a प्लस बी का अर्थ है कि a b का पुत्र है। बनाओ, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। a प्लस बी का अर्थ क्या हो जाता है विद्यार्थी, a प्लस बी का अर्थ है कि a जो है वो b का पुत्र है, तो b ऊपर रहेगा और a नीचे रहेगा, लेकिन ये क्या रहेगा, इसका पुत्र रहेगा, पुत्र रहेगा। हाँ, पुत्र रहेगा किसका, b का। ठीक है, ये कह रहे हैं आपसे कि b माइनस a माइनस बी का अर्थ है कि a जो है वो b की पत्नी हो जाती है, a जो है वो b की पत्नी हो जाती है। ओके, यहां पर ये दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको करना है बेसिकली। तो चलो इसको बना लेते हैं। a प्लस बी का अर्थ है कि a जो है वो b की पुत्री, मतलब कि तो p प्लस r का अर्थ होगा कि r जो होगा वो इसका जो पुत्र होगा वो कौन होगा, p होगा। p क्या होगा, r का पुत्र होगा। ठीक है, r माइनस क्यों, तो a माइनस b का अर्थ है कि जो a है वो b की पत्नी है, मतलब कि r जो है वो q की पत्नी है। r जो है वो किसकी पत्नी है, बोले सर वो q की पत्नी है। तो ये पति देव हो गए, ये इनकी वाइफ होगी, धर्म पत्नी होगी। तो पूछा गया इसका अर्थ क्या है, क्यों p का पुत्र है, जो क्यों है वो p का पुत्र नहीं, ये तो पिता है इसके। क्यों p की पत्नी है, क्यों जो है वो p की पत्नी है, नहीं, हाँ ये तो पिता है, ठीक है, बाप है इसका। क्यों p का पिता है, बिल्कुल, क्यों जो है वो क्यों का, आप देखोगे क्यों जो है वो p का पिता है, बिल्कुल फादर है ये इसके। हाँ, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इट इज क्लियर या नो, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका, क्योंकि क्यों को हो गए, क्यों जो है इसके पिताजी हैं, फादर हैं, पापा जी हैं, है ना, हाँ डैडी जी हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना। ओके, यहां से रिफ्रेश नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन को समझो, ये क्वेश्चन बहुत ही आपको लगेगा इजी है, जरा समझना, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, अगर आप इसको करोगे आपको समझ में अभी आएगा। देखो कैसे, गोपाल ने एक सेल फोन खरीदा और उसे 10% लाभ पर राम को बेच दिया। यहां पर है कौन भाई साहब, है गोपाल, और इधर है राम। ठीक है, राम वो वाले नहीं है, राम आएंगे तो हाँ दीपक जलाएंगे, वो वाले नहीं है, ये वैसे वाले राम है, हाँ जो मैथ का क्वेश्चन करते हैं। तो गोपाल ने एक क्या था, सेल फोन खरीदा और उसे 10% लाभ पर किसको बेच दिया, राम को बेच दिया। मुझे एक बात बताओ विद्यार्थी, अगर इसने गोपाल ने 100 रुपए का एक फोन खरीदा था और 10% लाभ पे अगर ये बेचे तो कितने का बेचेगा, बोले सर 110 रुपए का। ठीक है, क्लियर हो गया, बोले सर बिल्कुल सही है। उसके बाद राम ने उसे वापस गोपाल को 10% हानि पर बेच दिया। मुझे एक बात बताओ कि 10% हानि, 110 का अगर आप 10% निकालोगे तो कैसे निकालोगे, बोले सर 11 आ जाएगा। 110 था, 110 था, बोले सर बिल्कुल सही बात है, 110 था। नहीं तो आप ऐसे कर लो ना, 110 पे 10% की हानि से 90 कर लो, आपको सीधा सीधा आ जाएगा। तो 11 में कितना होता है, बोले सर 99। अब देखो क्या हुआ, पुनः क्या हुआ, राम ने गोपाल को ये क्या करा, 10% की हानि पर बेच दिया। 10% की हानि पर बेचा तो कितने में बेचा, 99 रुपए में। अब जरा समझना विद्यार्थी, अब ये कह रहे हैं आपसे, यदि गोपाल इसके लिए सहमत हो तो उसकी स्थिति क्या होगी, गोपाल की स्थिति क्या होगी, मुझे ये बताओ, गोपाल की स्थिति क्या होगी। यहां पर देखो विद्यार्थी, इसमें ऑप्शंस नहीं देके रखा है, आंसर में ऑप्शंस नहीं देके रखा है, लेकिन अगर इसमें ऑप्शन देखा तो कई विद्यार्थियों का गलत हो जाता। बोले सर कैसे आप कह रहे हैं, जरा समझना। गोपाल ने क्या था, 100 रुपए का फोन खरीदा था, 110 में बेच दिया, 100 रुपए के मतलब कि 110 में बेच दिया 10% के लाभ पे। फिर उसको क्या करा, 10% की हानि पर। तो देखो हुआ क्या है, वास्तव में गोपाल को कितने का लाभ हुआ, 10 का तो यहां पर लाभ हो गया। अरे बोलो 10 का तो यहां पे लाभ हुआ। अब उसको देखो यहां पे 100 था, 99 का उसने फिर खरीद लिया। मतलब कि गोपाल को जो लाभ हुआ ना वो 11 रुपए का आप देखोगे लाभ हुआ है विद्यार्थी, 11 रुपए का लाभ गोपाल को हुआ है यहां पे, इस सेल फोन को बेचने और खरीदने पे। गोपाल की स्थिति क्या रही है, एकदम अच्छी रही है, कंडीशन बहुत बढ़िया रही है गोपाल की, तो गोपाल लाभ में रहेगा। लेकिन यहां पे वो देखे नहीं रखा है, तो ये कह रहे हैं लाभ और हानि नहीं हो सकती। नहीं, ये बात गलत है। 1% की हानि हुई, कहां हुई है हानि, इसको तो लाभ ही हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें 1%। तो यहां से इन्होंने इसको पूछ लिया कि पहले 100 था, अब उसको कितने का मिला, 99 का, तो 1% का आपको क्या मिलेगा,
इससे इसको क्या हो गया, लाभ हो गया, हानि नहीं होगी, ध्यान रखना। इसको हमेशा गोपाल को यहाँ पे लाभ होगा, हानि नहीं होगा। लाभ पे बेचा, कम पे खरीद लिए, लाभ पे बेचा, कम पे खरीद लिए, तो क्या होगा, ये ध्यान में रखना। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर लाभ होगा 1%। अगर यहां पे दे देता ना 11 तो बिल्कुल वो राइट आंसर हो जाता, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये पैसेज हैं, तो पैसेज तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो इसका पार्ट नंबर 2 आएगा उसमें देखेंगे। चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं, बोलो, मजा आ रहा है कि नहीं सेशन में। चलो देखो 28 नंबर का क्वेश्चन। मान लीजिए 9 व्यक्तियों की औसत आय 50 है, कितनी है, इसका जो वजन है, ओके, 9 व्यक्तियों का जो एवरेज है वेट वो कितना है, 9 पंजे 45, 450 केजी है, इतने किलोग्राम के हैं ये। प्रथम 5 व्यक्तियों का औसत वजन, ये 2022-23 में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने। जो प्रथम 5 हैं उनका जो औसत वजन है वो कितना है, 45, इसके मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 पंजे 25, 2 5 चौक 20 और 200 कितना हो गया, 25 केजी हो गया। और अंतिम जो 5 व्यक्ति है इनका औसत वजन पूछ लिया, अंतिम 5 व्यक्ति हैं इनका औसत वजन पूछ लिया, 55 है। तो 5 पंजे 25, 5 2 कैरी का, और 5 पंजे 25, 2 27, 275 ये हो गया केजी। तो इन दोनों को जोड़ लो, ऊपर तो एवरेज है, इन दोनों को जोड़ लो, 5 और 5 10, 0 1, और ये आ जाएगा आपका 7 और 2 9 1 10 का 0 1, और ये आ गया आपका 500। बेसिकली था कितना, उनका जो वजन था वो 450 था, लेकिन अब कितना हो गया, 50। तो पूछा क्या है, आपसे पूछा गया 5वें व्यक्ति का वजन क्या होगा, तो बोले सर 5 केजी होगा। बोले सर कैसे यहां पर निकाल लिया आपने 5 केजी, व्यक्ति दे के रखे 9, पहले कह रहा प्रथम 5 का इतना है, फिर लास्ट 5 का, तो इसने तो 10 का करवा लिया। देखो कैसे करा है, मैं आपको बता देता हूं। यह है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये 5 मेंबर है। कितने हैं, 5 मेंबर है। कितने मेंबर हैं, 5। इसने कहा पहले प्रथम 5 का निकाल लो, इन प्रथम 5 का निकाल लो, फिर उसने कहा फिर अंतिम 5 का निकाल लो। तो ये जो 5वां व्यक्ति है इसी का तो पूछा है, 5वें का वजन कितना है, क्योंकि डबल में आपने करा, तो 5वें का वजन 50 केजी है, बस यही पूछा है आपसे, और कुछ नहीं पूछा है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। देखो भाई, 6 स्त्रियां एक समूह में 4 टेनिस खिलाड़ी है, 4 जो आप देखोगे समाजशास्त्र में उन्होंने स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त भी कर ली है, मतलब कि उन्होंने डिग्री है उनके पास में। एक वाणिज्यिक में क्या है, स्नातकोत्तर है, और 3 बैंक कर्मचारी हैं, बिमला कमला बैंक कर्मचारी हैं, जबकि कमला और कोमला बेरोजगार हैं। कोमला और निर्मला टेनिस की खिलाड़ी हैं। कमला, अमला, कोमला, निर्मला समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर है, जिनमें से 2 बैंक कर्मचारी यदि श्यामला वाणिज्य में स्नातकोत्तर है, तो इनमें से कौन टेनिस के खिलाड़ी और बैंक कर्मचारी दोनों हैं। तो 2 इसका राइट आंसर। हाँ बोले सर बिल्कुल देंगे, क्योंकि इजी है ये, तो इसको तो हम कर ही सकते हैं, इसको तो हम कर ही सकते हैं, और कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया। इसका आंसर आपको देना है कमेंट्स में, है ना। ये आपके लिए हम दे रहे हैं क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें सबको देख लो, बस बनाना शुरू कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हाँ मैं आगे चलता हूं, क्योंकि रीजनिंग का है, बहुत ही इजी सा है, तो इसका आंसर कुछ तो आपसे करवाऊं, तभी तो आपकी प्रैक्टिस होगी। बी आंसर आप दे रहे हैं, चलिए एक बार चेक भी कर लेते हैं, आप बी आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन है आपका 29 नंबर, और जबकि आपका गलत है। हाँ जबकि आपका गलत है, नहीं बाबू, इसमें जो राइट आंसर आ जाएगा वो है निर्मला। आप इसको सोल्व करना और कमेंट में इसका आंसर देना, ऐसे मत दो आंसर। हाँ करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, मैं इसको कराता हूं इतने। आप देखो इसको समझो, ये मैथ का है, रीजनिंग तो आप कर ही लोगे मुझे पता है, लेकिन मैथ को थोड़ा सा समझना आपके लिए क्या हो जाता है, इंपोर्टेंट हो जाता है। क्लियर हुआ, बोले सर बिल्कुल। चलो देखो, ये कह रहे हैं P बराबर क्या है, A का 40% प्लस B का 65% तथा Q बराबर A का 50% प्लस B का 50% है, जहां A B से बड़ा है। तो सिचुएशन आपसे पूछी गई है, इसके बारे में आपको राइट आंसर देना है, इसके बारे में राइट आंसर आपको देना है। बोले सर ऐसी बात है, हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। तो आओ फिर करते हैं विद्यार्थी, देखो करते हैं इस क्वेश्चन को, करते हैं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो समझो थोड़ा सा। हाँ ये कह रहे हैं ए जो है P बराबर कितना है, A का 40% है और B का 65% है। मुझे एक बात बताओ, मैं यहां पर केस लूंगा कुछ
रुकिए एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ से इस पे कर देंगे इधर। हाँ, ये तो होच पोच हो जाएगा, एक सेकेंड रुको, मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो इसको समझाना जरूरी है। ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछे जाते रहे आपसे। देखो, हाँ अब देखो, तो यहाँ पर देखो पी की कंडीशन आपसे पूछी जा रही है, तो देखो जरा समझना, पी का कह रहे हैं, मैंने कहा केस पहला ले लेते हैं, एक केस बना लेते हैं, केस बना लेते हैं। आपका फर्स्ट केस देखो क्या है, मैंने कहा ए का जो वैल्यू रखा है, मैंने कहा ए की वैल्यू आपकी 30 है, 30 है, और यहां पर बी की वैल्यू मैं क्या देता हूं, बी की वैल्यू 20 है। ठीक है, अब क्लियर है। तो देखो ए का 40%, पी, अब देखो पी बराबर लिखते हैं, तो 30 का, मुझे एक बात बताओ 40% कितना होता है, तो आप कहोगे सर 4 या 12, कितना होता है, 12 होता है। प्लस बी का कितना है 65%, तो मुझे बताओ बी का आप निकालो 20 का 65% कितना हो जाता है, बोले सर बिल्कुल निकालेंगे, तो ये आ जाता है 20 पंजे 100, है ना। हाँ, इसको आप करो, कितना आ जाएगा, 65% निकालो, 20 पंजे 100 और 13 पंजे 65, बोले सर 13 आ जाता है, तो प्लस इसमें क्या कर दो, आप 13 कर दो, तो ये हो जाएगा 3 2 5 25 हो जाएगा, बोले सर बिल्कुल सही है। अब यहां पर देखो आप क्यू का, क्यू वाला उठा लो, ये कह रहे हैं ए का 50%, तो ए का मान रखा हमने 30, 30 का 50% निकालो, कितना आएगा, बोले सर इसको काट देते हैं, ये आ जाएगा आपका 5 या 15। अब बी का निकाल लो भाई, बी का भी निकाल लो, बी का कितना है 20 है, 20 का कितना है यहाँ पर देखो 50% है, बोले सर इसका भी 50% है, तो ये 2 0 से 2 0, 5 दूनी 10, बोले सर 15 प्लस 10, ये भी कितना हो गया 25। तो देखो पहला जो हमने केस लिया, यहां पर क्या आ गया, ये कह रहे हैं ए बी से बड़ा है, कहां बड़ा है, यहां पर तो कंडीशन क्या हो गई, ए बी से बड़ा करने के पश्चात क्या हो रहा है, देखो जो पी का मान आ रहा है विद्यार्थी, वो कितना आ रहा है 25 आ रहा है, क्यू का मान कितना आ रहा है, बोले सर ये भी तो 25 आ रहा है। तो यहां पे देखो अगर ए हमने बड़ा लिया है परंतु बी छोटा लिया है ना, ए बी से बड़ा है बिल्कुल, यहां पर लेकिन हमें सेटिस्फाई नहीं करा, ये कह रहा है पी और क्यू से बड़ा है, पी क्यू से बड़ा नहीं है, क्यू पी से बड़ा है नहीं है, पी क्यू के बराबर है। अब उपयुक्त में से निष्कर्ष नहीं किया जा सकता, अभी हम सेकंड और इसमें क्या कर लेते हैं, एक और हम कर लेते हैं, अभी एक केस और ले लेते हैं, एक केस तो हमने ये लिया, अब केस नंबर हम सेकंड और ले लेते हैं, क्लियर। हाँ, केस नंबर हम सेकंड और ले लेते हैं, यहां पे उसको भी देख लेते हैं। हमने कहा मान लेते हैं, हमने कहा मान लेते हैं भाई ए बराबर हमने कहा 100 है, ठीक है, और बी बराबर हमने कहा 20 है। मान लो हमने एक और केस ले लिया, तो देखो अब पहले क्यू वाले को देखो, इसको यहां पे करते हैं, क्यू वाले को देखो, तो ए का मान कितना है 100, मुझे एक बात बताओ 100 का, पहले हम क्यू को देख रहे हैं, 100 का कितना 40% आप निकालो, तो कितना आ जाएगा, बोले सर ये 40 ही आ जाएगा, तो 40 आ गया। फिर बी का यहां पर देख लो, बी का कितना माना है, बोले सर आपने 20 और इसका 65 आप निकालो 65%, तो 20 पंजे 100 और 13 पंजे 65, बोले सर 13 ये आ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है 40 प्लस 13 इसमें जोड़ दो, तो यह आ जाएगा 3 और यहां पर आ जाएगा 53, तो क्यू का आया 53। अब सर इसका निकाल लेते हैं, एक आज पी का आया, हम आपकी जगह ये पी का आया है, पी का आया है, तो यहां पर पी का आपका आ गया कितना 53, तो यहां पे लिख देता हूं मैं, कहां लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं, पी बराबर कितना आया, दूसरी सिचुएशन से, दूसरे केस से, सेकेंड वाले से। अब यहां पर कह रहे हैं क्यू का निकाल लेते हैं, क्यू का देखो ये कह रहे हैं 100, ए का कितना है 100 है, तो देखो 50% रखते हैं, इसको निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 50, बोले सर ठीक है। उसके अलावा बी का देखो, बी का मान कितना रखा है 20 रखा है, तो 20 का 50% कितना होता है, बोले सर वही करना है जो आप करते हैं, 5 दूनी 10, तो बेसिकली आप देखोगे 50 प्लस कितना हुआ, यहां पर आपको 10 और जोड़ दो, तो ये हो गया सर 60। अब एक में क्या हो रहा है विद्यार्थी, एक में तो सिचुएशन में क्या हो रहा है, देखो एक में तो ये आ गई सिचुएशन, और जब दूसरा केस लिया तो P बराबर कितना आया 53 और Q बराबर कितना आया यहां पर 60। दूसरे केस में ये हुआ, हमने 2 केस लिए हैं ताकि आपको ये चीजें स्पष्ट रूप से समझ में आ सकें, इसलिए हमने ये 2 केस आपके सामने लिए हैं। तो मुझे एक बात बताओ, एक केस में क्या हो रहा है बराबर आ रहा है, और दूसरे केस में क्या हो रही है, कंडीशन ही परिवर्तित हो गई। दूसरे केस में दोनों एक केस में बराबर, दूसरे केस में P छोटा आ रहा है Q बड़ा। तो क्या आप इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं, मुझे एक बात बताओ, क्या आप इसका आंसर निकाल सकते, बोले सर नहीं, इसका आंसर निकाला ही नहीं जा सकता, इसका आंसर निकाला ही नहीं जा सकता। इसने कहा है जहां ए बी से बड़ा है, देखो हमने ए का पावर रखा 100 और बी का पावर रखा 20, तो यहां पर क्या हो गया, Q बड़ा हो गया P से। लेकिन अगर जब हमने पावर रखी ए की कितनी 30 और बी की पावर रखी हमने 20, तब भी देखो ए बड़ा है, लेकिन वहां पर कंडीशन क्या होगी,
इक्वल इक्वल आपको देखने के लिए मिल रही है 25-25, तो इसलिए इसका आंसर नहीं दे सकते, इसका आंसर हम नहीं दे सकते। इट इज क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर नहीं दे सकते तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी यूपीएससी आपसे पूछता रहा है, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे यूपीएससी पूछता रहा है। चलो देखो, ये कह रहे हैं एक घड़ी हर 24 घंटे में 2 मिनट धीमी हो जाती है। जरा समझो विद्यार्थी, हो क्या रहा है, 24 घंटे में मान लेते हैं एक घड़ी है, क्या कर लेती है 2 मिनट, ये 24 आवर है, 2 मिनट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मतलब कि डाउन हो जाती है, 24 घंटे में लेट हो जाती है, धीमी पड़ जाती है। जबकि दूसरी घड़ी है, एक बी नाम की घड़ी है, उसकी कंडीशन ये 24 घंटे में क्या करती है, दूसरी घड़ी 24 घंटे में 2 मिनट तेज हो जाती है। बोले सर ये क्या हुआ। अब कहने का तात्पर्य विद्यार्थी यहां पे टोटली देखोगे आप, 24 घंटे में एक कंडीशन बन रही है, एक घड़ी 2 मिनट लेट हो रही है और एक घड़ी 2 मिनट आगे बढ़ रही है, तो टोटल कितना समय हो रहा है, बोले सर 4 मिनट हो रहा है। बोलो कितना, 4 मिनट हो रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, 4 मिनट बराबर कितना भाई आपका, 4 मिनट बराबर कितना, बोले सर 24 घंटे है, 24 घंटे है। मुझे एक बात बताओ विद्यार्थी, 4 मिनट बराबर 24 घंटे, मतलब कि मैं ये भी तो कह सकता हूं कि 4 मिनट बराबर कितना, एक दिन। ये कह सकता हूं 24 घंटे का एक दिन होता है कि नहीं, दिन और रात को काउंट करके किया जाता है, तभी तो होता है आपका 4 दिन और 1 रात। ठीक है, बोले सर यहां तक चीजें क्लियर होगी। अब मुझे एक बात बताओ कि 24 घंटे का एक दिन हो गया, 4 मिनट बराबर एक दिन हो गया, अब कितने दिन आपको करने पड़ेंगे ताकि घड़ी 24 घंटे वाली सुई अनुसरण करे, और कौन सा होगा जब ये कह रहे हैं ना। उसके अलावा देखो क्या है, एक विश्लेषण क्षण पर दोनों घड़ियां एक ही समय दर्शाती रहे, मतलब कि सही समय दोनों दर्शाए, एक ही टाइम दर्शाए, वो कौन सी कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेगी, बोलो। तो यहां पर कर लेते हैं, तो यहां पर कर लेते हैं 60 मिनट का निकाल लेते हैं फिर सर, 60 मिनट का निकाल के तो यहां पर 24 आ जाएगा, और 24 को आपको क्या करना है, 1/4 से आपको कर देना है, तो आप 6 चौक 24 ये आ जाएगा। तो बोले सर यहां पर आपको देखने के मिलेगा कितना, हाँ तो 60, आप 60 मिनट का निकाल लो, एक दिन का है तो 1/4, 1/4 कितना है देख लो, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, कितनी बार जाएगा, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 15 चौका 60 इसमें चला जाएगा, 15 चौका 60, तो 15 दिन का आ गया, कितना आ गया, 15 दिन का आ गया। क्लियर हुआ, हाँ हमने निकाल लिया, 15 दिन का आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, ऑप्शन से जाओ आप, 15 दिन का अब आप निकाल लो भाई, किस में आएगा, 30 का कर लो 15 से, हो रहा है क्या, नहीं होगा, तो आप करके देखो, पूछा है ना आपसे। तो 15 का आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आप देखोगे 24 से मल्टीप्लाई करके तभी आप निकाल पाओगे, तो कर लो, ये 360 आपको देखने के लिए मिलेगा। इतने दिन आपको चाहिए, 360 दिन। देखो पहले में है क्या, ये कह रहे हैं 30 दिन पूरे, नहीं 30 दिन में आप मल्टीप्लाई कर लो 15 की, क्या हो गया, तो 15 या 45, 15 या 45 हो ही नहीं सकता, 15 या 45, 90 में नहीं हो सकता, 120 में नहीं हो सकता, कितने में होगा आपका, 360 दिन में होगा, 360 दिन। हाँ डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या है, ऐसा क्वेश्चन वो विद्यार्थी नहीं करेंगे जैसा ये क्वेश्चन हम करा रहे हैं आपको। ये क्वेश्चन वो स्टूडेंट्स को नहीं करना है जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है, ध्यान रखना, जिस विद्यार्थी का मैथ बैकग्राउंड नहीं है उस विद्यार्थी को ऐसा क्वेश्चन नहीं करना है। बोले सर क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं आपको समझा देता हूं, देखो कैसे। ये कह रहे हैं किसी शहर में 12% परिवारों की वार्षिक जो आय है वो कितनी है, 30,000 रुपए से कम कमाते हैं, 30,000 से कम कमाते हैं 12%। 6% परिवार एक वर्ष में कितना है, 2 लाख से अधिक कमाते हैं, और 22% परिवार एक वर्ष में 1 लाख से अधिक कमाते हैं, तथा 990 परिवार एक वर्ष में 30,000 से 1 लाख के बीच में कमाते हैं। कितने परिवार एक वर्ष में 1 लाख से 2 लाख के बीच कमाते हैं, बेसिकली ये पूछा है। अब देखो मैंने फिर से कहा है, मैं पहले बता रहा हूं आपको, वो स्टूडेंट्स ऐसा आंसर नहीं देंगे, ऐसा क्वेश्चन नहीं करेंगे जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है। थोड़ा फास्ट करते हैं, चलो देखो, हमने कहा टोटल हम मान लेते हैं कि भी 100% था, टोटल आपका कितना था, 100% था। और मैं कहूं आपसे कि भी यहां पर जो आय का क्राइटेरिया था वो कुछ इस प्रकार से रखा गया था। मान लेते हैं यहां पे जो थे ये आपके 30,000 वाले थे, ठीक है, यहां पे जो थे ये आपके कितने हैं, 1 लाख वाले हैं, और यहां पे जो बैठे हुए हैं ये इस वाली कंडीशन में ये आपके कितने हैं, 2 लाख वाले। क्लियर हो गया यहां पे, बोले सब बिल्कुल सही, ये हमने क्राइटेरिया तय कर लिया। इसने कहा कि 12% जो है 30,000 वाले, तो देखो 12% यहां पर रहेंगे,
अब ये कह रहे हैं 1 लाख, जरा समझना, 1 लाख कितने हैं, वो 2 लाख से क्या है 6% परिवार जो है वो 2 लाख से अधिक कमाते हैं, और 22% परिवार कितने हैं 2 लाख से अधिक कमाने वाले। और मुझे एक बात बताओ, यहां पर 1 लाख से अधिक कमाने वाले, मतलब कि 1 लाख से अधिक कमाएंगे तो 2 लाख के आसपास भी कमा सकते हैं। तो यहां से देखना विद्यार्थी, ये जो 1 लाख 2 लाख की सिचुएशन है, ये जो है ये टोटल है आपका 22%। लेकिन विद्यार्थी इस 22% में ही इंक्लूड है आपके 6%, तो इसमें से आपको घटाना पड़ेगा। तो यहां पर अगर आप 22 में से 6 घटाओगे, 6 में से 6, तो यहां पर 6%, तो ये आ गया। तो यहां पर कितना आ गया, बोले सर आप देखोगे 6 दूनी 12, ये 12% आ गया। बोलो चीजें 16%, माफ कीजिएगा, अगर आप इसमें से घटा दोगे 22 में से तो कितना आएगा, नहीं, ये आ जाएगा 12, 6 आ जाएगा ना, 16% आ जाएगा, 16%, 16% आपका ये आ गया 16%। तो 1 लाख की जो अर्निंग करने वाले हैं वो 16% है, और 2 लाख वाले जो है वो 6% है। इन दोनों को टोटल को जोड़ते हो तो कितना आ जाता है, 22% आ जाता है, 16 और 6 को। क्लियर हो गया यहां तक? चलो अब मुझे एक बात बताओ, टोटल कितना था, 100% था। बोले सर बिल्कुल, टोटल था 100%, माइनस कितना है 12 ये है, और आपका 22 ये है, यही तो करना है, 12 + 22 और बराबर कितना है, आप इसको कर सकते हैं। तो देखो कितना आ जाएगा, बोले सर ये आ जाएगा आपका, इसको करते हैं, ये आ जाएगा 2 2 4, और ये आ जाएगा आपका 3। 100 में से आपको क्या करना है, 34 घटाना है। बोले सर 66 आ गया। ये जो 66% का मान है विद्यार्थी, ये कितना है, ये है आपका 990 परिवार। इसको काट लेते हैं, 11 दूनी 22 और 11 छंग 66 और 11 निम 99, 3 से काटो, 3 तिया, आप देखोगे 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, इसको काट दो तो 1% बराबर कितना, 15। बोलो यहां पे चीजें क्लियर है कि नहीं? 1% बराबर कितना, 15 आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मुझे एक बात बताओ विद्यार्थी, 16% बराबर कितना होगा? तो 16 का आपको कर देना है, 16 का आपको क्या कर देना है, हाँ 16 का आपको 15 से कर देना है। तो कितना आ गया, बोले सर ये आ गया 240। तो 240 वो परिवार हैं जो क्या करते हैं, जो आपके 1 लाख से 2 लाख के बीच में पैसा कमाते हैं। तो 16%, वो 16 आ जाएगा आपका, 240 बिल्कुल। आई हेट मैथ, कौन बोला ऐसा, आई हेट मैथ, आई डोंट हैव ए मैथ। देखो शिवम बाबू, मैं आपको, चलो मैं अपना मोटिवेशन, तुमको देखो दवाई देनी पड़ेगी, तब तक आपको समझ में नहीं आएगी चीजें। चलो मैं आपको थोड़ी दवाई दे देता हूं, ताकि आपको एक डोज की जरूरत है। प्यारे विद्यार्थी, मैं बायोलॉजी से क्या हूं, इंटर पास हूं, ठीक है, हाँ मैंने हाई स्कूल तक क्या है, मैथ पढ़ा है बस। उसके बाद कभी जिंदगी में मैथ नहीं पढ़ा। उसके बाद मैं यूपीएससी की जर्नी में मैथ पढ़ा है, और मेरा मैथ ठीक हो चुका है। क्यों? क्योंकि मैं मैथ से नहीं डरा। पहले डरता था, बहुत डरता था, इसलिए तो मैंने बायो से किया था इंटर, इसलिए किया था, समझे? तो अगर मैं डरता ही चले जाऊं तो कैसे सीख सकता हूं? तो डरना नहीं है, और यदि डरना नहीं है तो आप भी सीख सकते हैं। जब मुझ जैसा बुद्धू आदमी सीख सकता है, व्यक्ति सीख सकता है, तो आप तो इंटेलिजेंट हैं, आप भी सीख सकते हैं। तो इसलिए ध्यान में आपको रखना है, क्लियर? और जितना आप किसी भी सब्जेक्ट से भागोगे, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ तो बहुत इजी होता है विद्यार्थी, बहुत इजी। ये तो प्रैक्टिस मांगता है आपसे, मुझे बस प्रैक्टिस करते रहो, मैं आपके टिप पे रहूंगा। मैथ इतना इजी सब्जेक्ट होता है। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, एनवायरमेंट और इकोनॉमी इतने कठिन सब्जेक्ट है विद्यार्थी, ये बहुत ज्यादा हार्ड टॉपिक, बहुत ही ज्यादा। हर एक जगह कॉन्सेप्ट, हर एक जगह डाटा, इसमें तो सीरीज है, बस समझना है आपको, बस कुछ भी नहीं है। देखो हम समझा रहे हैं, एक घड़ी 1 बजे 1 बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, 3 बजे 3 बार बजती है, इसी प्रकार आगे बजती रहती है। यदि 5 बजे इसको बजने में 12 सेकंड लगते हैं, मतलब कि 5 बार जब बजती है तो टाइम लेती है कितना, 12 सेकंड। तो मुझे एक बात बताओ, 1 सेकंड में कितना बजेगी? तो बोले सर इसको 12 को 5 से भाग कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। कितना होगा सर? 1 बार में जो बजने में समय लेगी वो कितना सेकंड लेगी? 2.4 सेकंड लेगी। तो क्या रहे 10 बजे, अब 10 बजे मतलब कि 10 बार बजेगी, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। अब आपका 2.4 से 10 से मल्टीप्लाई कर लो, तो बोले सर 24 बार बजेगी, तो बस 24 सेकंड लेगी, है ना? हाँ 24 सेकंड लेगी। हाँ तो अब देखो, तुम चैंपियन थे, बताओ हाई स्कूल में बहुत बड़े चैंपियन थे, तो आप काहे डरना?
तो अब याद करो उन दिनों को जब आप वैसे चैंपियन बन सकते हो, तो यहां पर भी चैंपियन बन सकते हो। आगे बढ़ते हैं। मैथ तो हमारे दिनचर्या का मैथ है। हम मार्केट जाते हैं, हो मैथ काम आता है। हम बाइक चलाते हैं, हो मैथ काम आता है। हम कोई कार्य करते हैं, हो मैथ काम आता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वो मैथ काम आता है। तो हर जगह मैथ काम आता है। हाँ चलो देखो, ये कह रहे हैं आपसे कथन देके रखा है आपका, सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। एक जनरल स्टेटमेंट है ये कि अगर कोई भी मान लो सुबह घूमने जाता है या फिर सुबह कोई टहलने जाता है, निकलता है, तो उसके लिए क्या है, अच्छी सैर मानी जाती है स्वास्थ्य के लिए, उसका हेल्दी रहने के लिए, मतलब कि ये है, ये जनरल स्टेटमेंट है। अब यूपीएससी देखता है आप कहां तक सोचते हो, आप कितने बुद्धू हो। सभी स्वस्थ लोग सुबह सैर करते हैं। क्या यूपीएससी से आपसे ये कहा गया है इस स्टेटमेंट में कि सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर करते हैं? नहीं करते। उसने तो ये कहा है कि भाई देखो, अगर आप ये दवाई ले लोगे ठीक हो जाओगे। अब आपकी इच्छा है, लो मत लो। अब ये थोड़ा ही नहीं है कि जितने भी ठीक व्यक्ति उन्होंने ये दवाई ली है ना, ऐसा थोड़ा ही नहीं कह सकते हो, नहीं कह सकते ना। तो सुबह की जो सैर है वो स्वास्थ्य के लिए, वॉक करना जब अर्ली मॉर्निंग में आप जाते हो तो ठीक है आपकी हेल्थ के लिए, लेकिन ये थोड़ा ही नहीं है जितने भी व्यक्ति स्वस्थ हैं वो सब वॉक करते हैं। गलत है ना, बिल्कुल गलत है सर। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए सुबह की सैर अनिवार्य है। देखो शब्द को जरा समझो, अनिवार्य नहीं, अनिवार्य नहीं। आप कर सकते हो, इससे आपका हेल्थ सही होगा, लेकिन अनिवार्य नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो यहां पर देखोगे कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, बोले सर दोनों ही नहीं निकाले जा सकते हैं, दोनों ही बातें गलत हैं। तो इसका डी आंसर आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं 13 दो अंकीय क्रमागत विषम संख्या है। 13 जो कुछ संख्या है आपकी, ऐसे बोले सर कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 संख्याएं हैं। बिल्कुल। यदि ऐसी प्रथम 5 संख्याओं का औसत, जो प्रथम 5 संख्या है 1 2 3 4 5, इनका जो औसत है वो ये है, कौन सा है सर, 39 है। 39 है तो इसके पीछे भी रही होगी, बोले सर 37 और उसके अलावा 35। आगे रहा होगा सर, अब 40 नहीं आएगा, 41 43, उसके अलावा आगे आ जाएगा 45, फिर उसके अलावा 47, फिर उसके अलावा 49। ठीक है, ऐसे सभी 13 संख्याओं का माध्य है। माध्य मतलब कि जो मेडिएट है उसमें बीच की संख्या जो कौन सी है, तो सभी 13 का क्या होगा, बोले सर 13 का 6 इधर होंगी, 6 इधर होंगी, है ना। तो 6 संख्याएं इधर होंगी, +1 यहां पर होगा और +6 इधर होंगी, तभी तो 13 होगा। तो 1 2 3 4 5 6, 6 ये हो गई और 6 इधर आ जाएंगी। तो बीच की संख्या क्या आएगी, बोले सर ये जो 1 नंबर पर लिख रहे हो ना आप, यही आएगी 47। तो इसका जो मध्य होगा ना 13 संख्याओं का, वो आपका क्या होगा, 47 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बहुत ईजी सा है, तो इससे जी क्या ही हो सकता है जीवन में। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 6 लड़के हैं, ABCDEF ताश का एक खेल खेलते होते हैं। प्रत्येक के पास में 10 ताश के पत्ते हैं। 2016 का मैंने करवाया था आपको, ये क्वेश्चन आया था। मैं आपको याद कराता हूं कैसे, आप याद करो विद्यार्थी। मैंने कहा था कि ABCD 5 व्यक्ति, उनके पास में 100 रुपए हैं। ए बी को 10 दे देता है, उसको 3 दे देता है, उसको 5 दे देता है, उसको डी दे देता है। और मैंने उसको कई पार्ट में करा था। पार्ट 1 में ए हो जाएगी, बी में किस कंडीशन बनेगा, सी में 1 2 3, इस तरीके से मैंने आपको करवाया था। कुछ याद हो रहा है मेमोरी में? तो देखो यूपीएससी ने 17 ने पूछा कि पहले मैंने 100 पूछा था, आपके 10 पूछूंगा। बताओ क्वेश्चन रिपीट होते हैं? क्वेश्चन रिपीट हुए नहीं, फिर क्या रिपीट हुआ, कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ आपका। तो ऐसे यूपीएससी कॉन्सेप्ट रिपीट करता है। अब जो 2026 दे रहे हैं ना, उनके लिए 2023 2024 और 2025 का जो पेपर है ना, वो बिल्कुल रटा होना चाहिए, रटा होना चाहिए, रटा होना चाहिए, क्योंकि उन पे मेथड आपके आएंगे। चलो देखो बनाते हैं इसको, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। ABCDEF कितने हैं, बोले सर इसके पास में भी 10 थे, इस पे भी 10 थे, सब पे 10 है। ठीक है, 10 रुपए हैं बस, और कुछ नहीं है इनके पास। ठीक है, 10 रुपए हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? एफ ए को 2 उधार देता है। कौन है, उधार लेता है, उधार लेता है। एफ जो है 2 किससे लेता है, तो ए से 2 ले लेता है एफ। तो इसके पास में कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे पहला केस। तो इसके पास में कितने हो गए, ए के पास में 8, इन पे सब पे 10 बचे। इस प्रकार से क्या करो, गलत नहीं होने का। ठीक है, ये कंडीशन होगी। ठीक है सर। और 5 पत्ते सी को देता है। कौन, एफ ने क्या कर दिया, 5 पत्ते सी को दे दिए। अब इसके पास में 12 थे, 12 में से आप 5 निकाल दो तो 7 5 12, तो इसके पास में हो गए 5 पत्ते, मतलब कि सी को दे दिए तो सी के पास में 15 है, इसके पास में 10, ए के पास में 8, यहां पर 10, यहां पर 10,
और अब ऐप के पास में 7 बचे क्योंकि इसने 5 उसको दे दिए थे, ठीक है। आगे सी 3 पत्ते बी को देता है, आगे सी 3 पत्ते बी को देता है, ये सेकंड केस हुआ। अब तीसरा में देखो, इसके पास में भी 8 हो गए, आगे सी 3 पत्ते क्या करता है, बी को देता है, तो बी के पास में 13 हो गए, सी के पास में 12 हो गए, डी के पास में 10, ई के पास में 10 और एफ के पास में 7। उसके अलावा देखो चौथा केस क्या बनेगा, हाँ, जबकि बी 6 पत्ते डी को देता है। अब देखो ए के पास में तो 8 ही रहे, बी 6 पत्ते किसको देता है, डी को देता है, डी को, तो देखो डी को दे रहा है, तो इसके पास में थे कितने, 13, 6 उसमें से निकाल दिए तो 7 बचेंगे, 7 12, अब इसके पास में 16 हो गए, यहां पर 10, यहां पर 7, एक और आएगा बस, जो एक पत्ता ई को देता है। अब डी क्या करता है, एक पत्ता ई को दे देता है, तो ए के पास में 8 हो गया, बी के पास में 7 हो गया, सी के पास में 12 हो गया, एक पत्ता डी ने किसको दे दिया, ई को, तो इसके पास में 15 बचेगा और यहां पर 11 हो गए, ये 7। तो ये आपका बना है विद्यार्थी, ये केस आपका बन चुका है। कभी गलत नहीं हो सकता आपका ये क्वेश्चन, कभी गलत नहीं हो सकता। हाँ, अब डी और ई के पास ताश के पत्ते कितने हैं, तो देखो किसका पूछा है, डी और ई पूछा है, डी प्लस ई उठा लो, तो डी के पास में कितने हैं, डी के पास में आप देखोगे 15 हैं, बोले सर 15 हैं, और ई के पास में कितने हैं, ई के पास में 11 हैं, बोले सर 11 उठा लो, तो यहां से देखो अब कितना हो गया, बोले सर ये हो जाएगा आपका 26। वे निम्नलिखित में से किस समूह के पास उपलब्ध ताश के पत्तों की संख्या के बराबर है, तो डी के पास में 26 पत्ते हैं, तो 26 किसके पास में हो सकते हैं, ये कह रहे हैं ए बी सी, करो, ये हो जाएगा 7, ये तो ज्यादा हो गए, ये तो होगा नहीं क्योंकि 12 दूनी 24, ये तो ज्यादा हो गए, नहीं ये नहीं होने का। बी सी आप देखते हैं, बी के पास में कितने हैं, बी के पास में आपके 7 हैं, और उसके बाद सी के पास में कितने हैं, सी के पास में 12 हैं, तो ये हो जाएगा 7 19, और एफ के पास में आपके बिल्कुल ये आपका हो जाएगा, तो ये देखने के लिए मिलेगा आपको बी प्लस सी प्लस एफ, जोड़ लेते हैं, यहां पे आ जाएगा 7 प्लस 12 प्लस आपका 7, 7 दूनी 14 और 12 कितने होते हैं आपके 26 ही होते हैं सर, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता, मैं गारंटी ले सकता हूं इस क्वेश्चन की। हाँ, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो विद्यार्थी, बिल्कुल एकदम तीव्र गति से चलते हैं आगे। देखो ये कह रहे हैं आपसे, दूध के एक नमूने में 50% पानी है, यदि इस दूध का 1/3 भाग इतनी ही मात्रा में शुद्ध दूध मिलाया जाए तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत तक कम हो जाएगी। विद्यार्थी 2016 का पेपर याद करो, उसमें बताया था कि नहीं, 2 बॉक्स बनवाए थे, पानी और मिल्क का हमने करवाया था, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। चलो बनाओ। मुझे एक बात बताओ विद्यार्थी, मैं आपसे कहूं, ये कह रहे हैं 50% है ना एक नमूना, मैंने कहा चलो ले लेते हैं टोटल, ये मान लेते हैं एक बॉक्स ले रखा है हमने, है ना। हाँ, इन्होंने कहा आपसे कि, मैंने कहा भाई इसमें मान लेते हैं कि 12 लीटर टोटल था, तो इसने कहा 6 लीटर, इसमें क्या है 50% तो उसका 6 ही आएगा ना, हाँ आधा, तो 6 लीटर मैंने कहा मिल्क था और 6 लीटर इसमें वाटर था। क्लियर हो गया, यही सिचुएशन है, 50% तो नहीं, 12 का आधा ही तो होगा, बोले बिल्कुल सही है सब। और ये कह रहे हैं 1/3, देखो कितना 1/3, टोटल कितना था, ये टोटल था आपका 4, तभी तो निकाल लेते 4 लीटर। अब इस 4 लीटर में से 1/3 मतलब कि बचेगा कितना, 1 माइनस ये आ जाता है 1 माइनस, इसको करते हैं 1 माइनस 1/3, तो ये आ जाए आपका 2/3। तो एक बात मुझे बताओ विद्यार्थी, ये पहले था कितना, ये था आपका कितना 2, अब आधा आधा, मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये तो इतना हो जाएगा, लेकिन आधा आधा 4 लीटर का, मुझे एक बात बताओ 4 लीटर का आधा आधा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये बनेगा, बोले सर बिल्कुल बनेगा, 2 बन जाएगा। तो अब मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट्स, यहां पर 2 लीटर आपका क्या है, मिल्क है, और 2 ही लीटर आपका वाटर है। क्लियर हो गया, यहाँ पे 2 ही लीटर मिल्क है और 2 ही लीटर आपका वाटर है। टोटल को मिक्स कर दो, टोटल को मिक्स कर दो, टोटल को मिक्स कर दो, मिक्स कर दो इसको, तो ये आपको मिलेगा 4 लीटर था, अब 2 इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो टोटल जब आप मिक्स करोगे, क्यों, क्योंकि आप 4 प्लस इसमें 4 जोड़ोगे तो 8 लीटर आपका मिक्स हो गया, 8 लीटर मिक्स हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें कह रहे हैं 1/3 भाग, मतलब कि अगर हम बात कर लें इस 8 लीटर में, तो 6 लीटर जो होगा आपका मिल्क हो जाएगा और 2 लीटर आपका वाटर हो जाएगा। 6 लीटर आपका मिल्क हो जाएगा, 2 लीटर आपका वाटर हो जाएगा। तो यहां पर अब आप निकाल लो, परसेंटेज पूछा है किसका, कि मिश्रण में पानी की कितने प्रतिशत मात्रा हो जाएगी। तो पानी की पूछा गया है 2/8 और गुणा 100, ये हो जाएगा 4, तो बोले सर 25%, और क्या आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। दैट्स इट, इट इज क्लियर या नो, हाँ बोलो।
चीजें क्लियर हैं कि नहीं? चीजें क्लियर हैं कि नहीं? हाँ 25%, बिल्कुल कुणाल, मानसी एकदम बिल्कुल सही, बिल्कुल सभी का राइट आंसर है 25%। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन हमने आपको पढ़ाई है। एक पट्ट पर 4 क्षैतिज और 4 ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं जो परस्पर समानांतर समुद्र स्तर आप देखोगे क्या है, समदूरस्थ हैं। इनमें से अधिकतम कितने आयत या वर्ग बनाए जा सकते हैं? आयत और वर्ग पूछा है, तो कितनी है? 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। परमुटेशन कॉम्बिनेशन है 1 2 3 2 3, टोटल हो गया 6 और टोटल हो गया 6। तो 4 है, 4 में आप ऐसे भी कर सकते हैं 4 2 इंटू, और इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। तो ये आप आ जाएगा, यहां से आप कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 6, तो कितना आ गया? 6 छंग बोले सर 36। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप लगा सकते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो जरा समझो, एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से रवाना होती है। उसके 2 घंटे के पश्चात एक एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से फिर मुंबई की तरफ रवाना होती है। तो यहां पर डीएल कर लेते हैं, इधर आप देखोगे मुंबई कर लेते हैं एमबी। एक रेलगाड़ी थी जो कितनी थी? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही थी और 2 घंटे चली। बोले सर 2 घंटे चलेगी, तो सिंपल सी बात है, ये 80 किलोमीटर दूरी तय कर चुकी होगी, मतलब कि यहां पहुंच चुकी होगी। भाई 80 किलोमीटर दूरी तय कर ली कि नहीं? बोले सर हाँ इसने कर ली। जब ये 80 किलोमीटर इसने दूरी तय कर ली, किसने? ए थी। अब उसके पश्चात क्या हुई? बी रेलगाड़ी शुरू हुई और ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से इसने चलना शुरू कर दिया। 2 घंटे चली। अब इसको वो कवर भी करना है, उसको पकड़ना है, और जब यदि कोई सापेक्ष पैरेलल चलता है एक दूसरे के, तो उसमें माइनस कर देते हैं, विपरीत चलता है तो जोड़ लेते हैं, तो माइनस कर दो, यहां पर कुछ भी तो नहीं करना है। तो ये है आपका 60 माइनस आपका कितना? 40। बोले सर कितना आ जाएगा? बोले इसमें 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। टोटल दूरी कितनी थी? बोले सर आपकी 80 थी, 20 से भाग कर दो, 20 चौक 80। तो ये कह रहे हैं कितना समय लगेगा कौन सी को पकड़ने में? जो आपकी दिल्ली से कितनी दूरी पर पकड़ लेगी, कौन सी गाड़ी पकड़ लेगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 4 घंटे का समय लगेगा। तो 4 घंटे में कितने किलोमीटर वो दूरी तय कर लेगी? 4 इंटू 6 कर लो, 6 चौक 24। तो टोटल करेगी सर एक 224 किलोमीटर, 240 मतलब कि 2400 किलोमीटर। अब माफ कीजिएगा 240 किलोमीटर आपकी क्या है दूरी वो तय कर लेगी। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ इट इज क्लियर या नो? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा। बोले सर क्यों नहीं कराओगे आप? अभी कराए हैं ए और बी वाला क्वेश्चन। ये कह रहे हैं एक परीक्षा में रणधीर को कुणाल और देबू को मिले कुल अंकों से अधिक मिलते हैं। तो रणधीर को क्या मिल रहे हैं? रणधीर को क्या मिल रहे हैं? कुणाल प्लस देबू को जितने भी अंक मिले थे उससे अधिक अंक मिल रहे थे। किसको? रणधीर को। कुणाल और शंकर को कुल अंक रणधीर के अंकों से अधिक है। तो यहां पर देखो शंकर प्लस आपका कौन है? शंकर को मिले कुल अंकों का, अच्छा कुणाल और शंकर है ना, हाँ तो कुणाल और शंकर को मिले अंकों का रणधीर से अधिक अंक। सोनल को शंकर से अधिक मिलते हैं, सोनल को शंकर से ये S1 लिख देते हैं, इससे अधिक अंक मिलते हैं। नेहा को रणधीर से अधिक अंक मिलते हैं, नेहा को रणधीर से अधिक अंक मिलते हैं। इनमें से सबसे अधिक अंक किसको मिलते हैं ये आपको बताना है। सर मत करो, सर मत कराओ ये क्वेश्चन। ओके ये क्वेश्चन नहीं कराएं, आप कर लोगे तो चलो फिर ठीक है, आप कर लोगे तो बता दीजिएगा इसमें कौन है। तो सबसे अधिक अंक किसको मिलते हैं ये आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है, किसको अंक मिलेंगे आपको ये देख ही रहा है, हाँ तो आप बता देंगे इसमें। चलो बिल्कुल सही कहा, एक विद्यार्थी ने राइट आंसर दिया, बिल्कुल सभी दे रहे हैं। अरे वाह आपने तो मजा कर दिया क्लास में। बिल्कुल, क्योंकि इसका आंसर दे ही नहीं सकते, इसका आंसर निकाल ही नहीं सकते, आंकड़े अपर्याप्त हैं। बिल्कुल सही कहा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो पैसेज नहीं लेंगे, पैसेज के लिए दूसरा पार्ट लेंगे हम, और बड़ा मजा आने वाला है। पैसेज ये छोटे पैसेज हैं और बहुत अच्छे पैसेज हैं, कल की क्लास में बहुत आनंद की अनुभूति होगी।
और एक विद्यार्थी का भी समथिंग कल परसों एक कमेंट आया था एक वीडियो पे कि सर मेरा सीसैट निकल जाता है लेकिन मैं मैथ में वीक हूं। मैंने कहा फिर कैसे? उन्होंने कहा सर मैं मैथ में वीक हूं लेकिन मेरा सीसैट निकल जाता है। क्यों? क्योंकि मैं कॉम्प्रहेंशन मेरी लगभग 90 से 95% करेक्ट होती है, इसलिए मेरा सीसैट पास हो जाता है। प्रॉब्लम जीएस में होती है तो हमने कहा जीएस भी आपका हो जाएगा। चलो देखो, ये कह रहे हैं कुछ 3 अंकीय संख्याएं हैं, ठीक है, 3 अंकीय संख्याएं हैं जो सभी 3 अंक भिन्न भिन्न है। सभी 3 अंक क्या है? भिन्न भिन्न है। जैसे बोले सर ए बी सी, संख्या को 7 से विभाजित होती है। अब ये जो संख्या है ये एबीसी संख्या 7 से विभाजित होती है। संख्याओं के अंकों को उलट देने पर बनने वाली संख्या भी 7 से विभाजित होती है। मतलब कि कहने का तात्पर्य यह है सी भी अगर आप ए कर लो, ये भी संख्या क्या होगी? 7 से विभाजित होती है। तो ऐसी 3 अंकीय कितनी संख्याएं हो सकती हैं? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी, ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है। और मैं तो एक ही बात कहूंगा, जिसका मैथ बैकग्राउंड नहीं है वो इस क्वेश्चन को कदापि ना करे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए क्या हो सकता है? रिस्की हो सकता है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। ठीक है, मैं बता देता हूं कौन कौन से मैंने ये करा था क्वेश्चन, तो काफी टाइम लगा था इस क्वेश्चन को करने में, बनाने के लिए। मैं आपको बता देता हूं इसमें कौन कौन से होंगे, मैंने लिख के लेकर आया हूं इसको। ठीक है, हाँ बोले सर बता दो कौन कौन से नंबर है। मैं आपको नंबर बता देता हूं, वो नंबर है आपके 952, उसके अलावा 259 दो हो गए, और इसके अलावा है 861 और ये आ जाएगा 168। ठीक है, देखो ये सब संख्याएं भिन्न भिन्न है। अब इनको आप करना, ये 4 ही ऐसे नंबर हैं जो देखने के लिए आपको मिलेंगे जो 7 से विभाजित हो सकते हैं। तो कितनी है? 4 ऐसी संख्याएं हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो, आपका ठीक हो जाएगा, मैथ भी ठीक हो जाएगा। आप बस प्रैक्टिस करते रहो। देखो आप मेथड सीख जाओगे विद्यार्थी जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे हमारे साथ। आपने ये क्वेश्चन लगा लोगे ना पूरे पेपर, और जो आपने सीसैट के टेस्ट करें तो आपका हो जाएगा। आपका मैथ भी देखना, आप मैथ में से भी अच्छे क्वेश्चन आप क्या कर लोगे? पिक कर लोगे, राइट कर दोगे। आपको एग्जाम हॉल में मैं जरूर याद आने वाला हूं। जो भी विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं और 2026 आप दे रहे हैं, तो मैं आपको एग्जाम हॉल में याद आने वाला हूं। क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा, अभी 24 पे 25 पे आने दो, मैं बताऊंगा कि इन क्वेश्चन पर फोकस कर लेना। आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे इस टाइप के। देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कह रहे हैं आपसे, यदि 4 कथन सत्य है तो निश्चित रूप से निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है? ये कह रहे हैं कुछ रंग सुखद नहीं है। कुछ रंग सुखद नहीं है मतलब कि कुछ रंग सुखद हो सकते हैं। तो 4 तो सत्य है, कौन सा? अब देखो ये कह रहे हैं पहले वाला, सभी रंग सुखद हो सकते हैं। इसने कहा कुछ हो सकते हैं, तो पहला तो आपका गलत है। गलत 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 गलत। कुछ रंग सुखद हैं, कुछ रंग सुखद है। ये कह रहे हैं कुछ रंग सुखद नहीं है, तो कुछ रंग सुखद हो सकते हैं। कोई भी रंग सुखद नहीं है, कोई भी रंग क्या है? सुखद नहीं है। तो कोई भी रंग सुखद नहीं है तो बात गलत है। इसने कहा कुछ रंग सुखद नहीं है, तो इसका मतलब यहां पर ये नहीं है, तो ये भी बात गलत होगी। अब देखो या तो आंसर होगा 2 या फिर होगा 3। कुछ रंग सुखद है, इसने कहा कुछ रंग सुखद नहीं है, तो मैं बना लेता हूं कुछ इस प्रकार से, ये रंग लिख देते हैं, इधर सुखद लिख देते हैं। तो इसने कहा कुछ रंग सुखद है, तो कुछ रंग सुखद नहीं है। तो कोई भी रंग सुखद नहीं है, ये कह रहा है कोई भी रंग सुखद नहीं है, नहीं ये बात गलत है। और कह रहे हैं निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। ये 4 सत्य है, तो इसमें केवल आपका क्या हो जाएगा? 2 नहीं। हाँ, ओके 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 विद्यार्थी, ओके ओके स्टूडेंट्स, मिस्टेक हो गया। ये देखो, कोई भी रंग सुखद नहीं है, नहीं यहां पर रंग क्या है? आपके सुखद है। और ये कह रहे हैं निष्कर्ष कुछ रंग सुखद है, हाँ, और ये कह रहे हैं दूसरे में असत्य नहीं, ये बात तो सत्य है। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। सी नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि सी इसलिए नहीं होगा। देखो ये कह रहे हैं कि कुछ रंग सुखद नहीं है, तो कुछ रंग तो सुखद होंगे, तो ये तो बात सत्य होगी। और इसमें कह रहे हैं दूसरा असत्य, दूसरा तो सत्य है, तो ये गलत है। अब ये कह रहे हैं कोई भी रंग सुखद नहीं है, तो हो भी सकता है भाई कोई भी रंग ना हो, इसमें कुछ नहीं है तो कोई भी नहीं हो सकता, ऐसी बात भी हो सकती है। तो इसलिए आपका तीसरा सत्य माना जाएगा, इसमें बी राइट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा, बी 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 फॉर बॉम्बे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, कुछ क्वेश्चन आपको देंगे स्टूडेंट्स करने के लिए, चलो इसको करते हैं। ये कह रहे हैं 99 से कितना? 99 से 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 8 अंक इकाई स्थान पर है? तो देखो 99 से चीजें चलो 1000 तक कैसे करना है बता देते हैं। एकदम सिंपल सा है ये क्वेश्चन, देख लो जरा। मुझे एक बात बताओ, 99 से तो 98 से ऊपर चली गई गाड़ी, तो 100 से शुरू होगा मामला, 100 से शुरू होगा, और आप 200 तक जाओ, 199 तक जाओ आप, तो आप कहोगे सर 108,
फिर उसके बाद कहोगे सर 118, फिर उसके बाद 128, मैं बस एक करा देता हूं फिर बता दूं आपको। फिर उसके बाद आप कहोगे 138, फिर 148, फिर 158, उसके बाद में आपका आ जाता है 168, फिर उसके बाद 178, फिर 188, 198। बोले सर टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हुए? 10। अब देखो 100 से आपको जाना है 1000 तक, तो कितने आएंगे? बोले सर 90। कितने आ जाएंगे? 90। बोले तो 9 आ जाएंगे, है ना? कितने आ जाएंगे? 90 आपको देखने को मिलेंगे, मतलब कि 9 बार जाओगे ना, ऐसे 10 20 ऐसे जाओगे ना, 100 200 300 400 500 लिख लो। मैं लिख देता हूं, देखो 100 200 300 400 500 600 700 800 और 900। ये तो आगे जाके क्या हो जाएगा? 1000 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हुए बस। तो अब इसकी ये कितने हैं? 10 हैं। ये टोटल कितने आए हैं? एक में 10 आए हैं, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, सबको जोड़ लो या गुणा कर लो, जो भी करना है। तो 9 ढाई 90 हो गए। कितने हो गए? 9 ढाई 90 हो गए। इसका राइट आंसर सी हो गया। इट इज क्लियर या नो? सर आई एम नॉट कंफ्यूज, कहां? ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है अगर आप कंफ्यूज नहीं है, इससे अच्छे क्या हो सकता है? आपने बाय मिस्टेक गलती से लिख दिया, आप कह रहे होंगे सर आई एम कंफ्यूज। यदि ये कह रहे हैं एक प्रतिदर्श आंकड़े को दर्शाता है, ये कह रहे हैं माध्य है, माध्य का है और बहुलक है, तो देखो कैसे बनाना होता है। ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, मैं आपको बना देता हूं इसका चित्र। ये कुछ इस प्रकार से बनेगा आपका, कुछ इस प्रकार से ऐसे बनता है। तो यहां पे आ जाएगा आपका माध्य और ये आ जाएगा आपका मध्यिका, और यहां पे आ जाएगा आपका ये बहुलक। ठीक है, तो पूछा क्या है? तो त्वरण है, तो त्वरण कैसा होगा? ये नीचे की तरफ जाएगा, बाईं की ओर विषम आपको देखने को मिलेगा, बाईं की ओर कैसे विषम देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इसका डी आपको आंसर दिलेगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, इसका आंसर डी है ना? हाँ, क्वेश्चन है आपका 52 नंबर मेरे पास में, क्योंकि सब चीज रहती है, हम आंसर की भी रखते हैं यूपीएससी की, तो एक बार देख लेते हैं। मैं एक बार देख लेता हूं, इसका यही बनता है ना? हाँ, ये तो बनता है, ये तो बात सही है सर। क्वेश्चन है 52 नंबर, बिल्कुल डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, इसके आप आंसर दो। इसका आप सभी विद्यार्थी क्या है? आंसर दो। तीस मिनट समथिंग, ठीक है, करता हूं 30 मिनट। चलिए, तो दीजिए इसका राइट आंसर। हाँ, तो बहुत इजी सा है, ये तो इजी सा क्वेश्चन है। दो इसका करेक्ट आंसर। ये कह रहे हैं कि एक्स श्रीमान की आयु 1 वर्ष पूर्व किसी संख्या का वर्ग थी। तो देखो मान लेते हैं 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, 2 का वर्ग देख लो भाई, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? बोले सर 9 हो जाएगा। 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। 5 का वर्ग क्या हो जाएगा? बोले सर 25 हो जाएगा। ठीक है भाई, 1 वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पहले क्या थी आपकी? क्या हो जाती है? वर्ग थी, तो 25 थी, मतलब कि 26 का था वो। और 1 वर्ष के पश्चात क्या हो जाएगी? किसी संख्या का घन हो जाएगी। बोले सर 27। तो देखो 3 का घन देखो, 3 3 9 27 हो जाएगी। तो व्यक्ति एग्जैक्ट कितने का था? वो 26 वर्ष का था, जो बात कर रहा था 26 का। अपनी आयु के पुनः किसी संख्या का घन होने के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की प्रतिरक्षा करनी होगी? उसको कितने दिन वेट करना पड़ा? न्यूनतम घन पूछा है, देखो तो कितना घन बनेगा? 3 का घन क्या होता है? बोले सर 27 होता है। 4 का घन क्या होता है? 4 चौक 16 चौका 64 होता है सर। अब देखो यहां पर तो न्यूनतम कितना आ जाएगा? 64। तो मैं कहूं आपसे, मुझे एक बात बताओ, अगर 64 में से विद्यार्थी अगर आप 26 घटाओगे तो कितना आएगा? बोले सर 38 आ जाएगा। तो उसको 38 वर्ष क्या करनी पड़ेगी? अभी वेट करना पड़ेगा, और वो तभी क्या कर सकता है? आप देखोगे
वो वेट कर सकता है और फिर उसकी जो लाइफ होगी ना, उसका जो जन्मदिन होगा वो पुनः इतने दिन का आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इजी सा है। ये कह रहे हैं पी क्यू की तुलना में 3 गुना तेजी से कार्य करता है। तो पी क्यू की तुलना में ये 1 से करता होगा तो ये 3 से करता होगा, जबकि P प्लस Q एक साथ मिलकर R की तुलना में 4 गुना तेजी से काम करते हैं। दोनों का योग तो 4 ही हो गया, तो मतलब कि जो आपका R जो होगा ये भी 1 करता होगा। यही तो हो गया। दोनों का देखो P और Q का जो कितना हो गया, 4 हो गया, और ये इससे 4 ही गुना तेज तो कर रहे हैं दोनों। हाँ बिल्कुल सही है, कार्य कर सकते हैं, 4 गुना तेजी से कार्य कर सकते हैं। P Q और R एक साथ मिलकर किसी कार्य को करते हैं तो उन्हें आपस में अपनी आय को किस अनुपात में बांटना पड़ेगा? तो 3:1:1 में बांटना पड़ेगा। बस यही इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो। ये आपसे कह रहे हैं 55 नंबर में कि 6 ABCDEF एक परिवार में है। तो देखो इसको कुछ नहीं करना है, ये आपको बनाना है ना। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैंने आपको बहुत करवाया, ये रीजनिंग बहुत करवा दिया है। देखो ये बहुत करवा दिया मैंने। इसमें आपको बताना है कि पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के बराबर है। ए और ई एफ के पुत्र हैं। डी की 2 व्यक्तियों, एक पुत्र एक पुत्री एक माता है, और बी एक का पुत्र है। वर्तमान में परिवार में केवल एक ही विवाहित जोड़ा है। तो इसको आप कर लोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो सभी स्क्रीनशॉट लो इसका, आपसे करवाने पड़ेंगे क्वेश्चन, क्योंकि आपके कुछ के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। करवाओ इसे, क्वेश्चन को करो आप बैठ के, है ना। हाँ देखो आप, फिर इसका आंसर ये है। निष्कर्ष यहाँ पर ऑप्शन है, तो कौन सा निकाला जा सकता है, इसको आपको निकालना है। चलिए आगे बढ़ता हूं। ऐसे क्वेश्चन तो देखो, क्योंकि मुझे पता है आपको रीजनिंग में कम से कम चीजें होंगी, मैथ में थोड़ी सी चीजें आपकी क्या हो सकती हैं, ज्यादा हो सकती है मिस्टेक। एक थैले में 20 गेंदें, टोटल क्या है, एक थैला माना लेते हैं। देखिए ये आपका क्या है, एक थैला है, और इस थैले में कितनी है, 20 गेंदें हैं। ठीक है सर, इसमें से क्या है, 8 हरी गेंदें हैं, तो ग्रीन बराबर कितनी है, 8 है। 7 कितनी है, व्हाइट जो है वो आपकी 7 है, और लाल कितनी है आपकी, रेड, आप देखोगे 5 है। तो आंख बंद कर एक थैले में कुणाल ने हाथ डाला, न्यूनतम कितनी गेंदें निकालना आवश्यक है कि किसी को भी बिना बदले, जिसे सुनिश्चित हो कि प्रत्येक रंग की कम से कम एक गेंद निकाली जाए। क्या होनी चाहिए, प्रत्येक रंग की कम से कम एक गेंद निकाला जाए। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, इस लाइन को याद रखो, प्रत्येक रंग की कम से कम एक गेंद निकाली जाए। एक गेंद प्रत्येक रंग की कम से कम एक पूछे तो जो सबसे अधिक संख्या होती है उसको पूरा ले लेते हैं, और जो सबसे लास्ट की संख्या होती है उसमें से एक ले लेते हैं। तो इसमें कर लो 8 + 7 + 1, देखो कितना हो गया, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16। ठीक है, 7 और ये हो जाएगा 15 और 1 16। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। मैं फिर से बता रहा हूं, जितने भी संख्याएं देके रखी हो, मान लो चाहे उसमें 10 नंबर देके रखे हो, 7 7 7 7 7 7, और लास्ट में क्या रहा हो, उसने कहा प्रत्येक रंग की कम से कम एक, जो लास्ट की संख्या मान लो उसने कह दिया 3, तो उसमें से एक ले लेना और बाकी को जोड़ देना। लास्ट की संख्या में से एक ले लेना, बाकी को जोड़ देना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये कह रहे हैं यदि 2 लड़कों और 2 लड़कियों को एक पंक्ति में इस प्रकार व्यवस्थित खड़ा करना है कि लड़कियां एक दूसरे के अगल बगल में ना खड़ी हो, किंतु संभव व्यवस्थाएं हो सकती हैं। बेसिकली क्या है, यहां पर बॉय 1 बैठा दो, यहां पर आपका गर्ल्स बैठा सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं बॉय 2 बैठा दो, यहां पर आप गर्ल्स बैठा दोगे, यहां पर गर्ल्स बैठा दोगे। बोलो होगा कि नहीं ऐसे, बोले सर बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। क्लियर हुआ कि नहीं। तो बस इसमें यही तो करना है, और क्या करना है, तो बस आप कर लो इसको। तो एक कंडीशन ये बन जाएगी, एक ये भी बन सकती है B1 B2, और एक बॉक्स में ऐसे ले लो G1 और G2। तो कितने हो गए, ये आ गया आपका 3 फैक्टोरियल, और एक में आ जाता है आपका कितना, 2 फैक्टोरियल। बस इसकी मल्टीप्लाई कर लो, और तो कुछ नहीं करना है। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 2 1 गुना 2 1 1। तो टोटल कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 है क्या इसमें राइट आंसर, बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इससे जी कुछ हो ही नहीं सकता, इससे जी कुछ हो ही नहीं सकता परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 नहीं आएगा बाबू, इसमें राइट आंसर 12 आ जाएगा। कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, तो उसने कहा लड़कियां कहां हमने एक साथ बैठाई हैं, अलग अलग बैठाई हैं। देखो 1 2 3, तो यहां पर देखो
तो आप 3 फैक्टोरियल की बात करोगे और लड़के यहां पर हैं 2, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 58। ये कह रहे हैं 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर के एक घनाभ को बाह्य पृष्ठों को पूरी तरह से लाल रंग से रंगा गया है। तत्पश्चात इसके फलकों के समानांतर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 64 छोटे घनों में काटा गया है। कितने छोटे घनों की फलकों की रंगी नहीं है? तो बिना रंगे, अब देखो जीरो कलर वाले पूछ ले आपसे, जीरो कलर वाले पूछा गया यहां पे, तो जीरो कलर वाले कैसे? नो फेस, जिसको कहते हैं ना नो फेस, आपके प्रिंटेड पूछा है इसमें, इसको लिख लो नो फेस प्रिंटेड। तो बेसिकली नो फेस प्रिंटेड में क्या होता है, एक फार्मूला होता है जिसमें आता है n-2 का क्यूब, बस इसमें कर दो। तो n का क्या देके रखा था इन्होंने, कहा 64। 64 किसका होता है विद्यार्थी? 64 आपका किसका होगा बोलो? 64 किसका होता है? बोले सर 4 चौक 64, क्योंकि ये देखो क्यू है ना, तो 4 का अगर आप क्यू करोगे कितना आएगा? 4 चौक 16 चौका 64। तो बोले सर ये 4 का है, 4 का है ना, हाँ। तो यहां पे आ जाएगा n का जो मान आएगा, n का मान आ जाएगा आपका 4 - 2, इसका क्यू कर लो तो ये आ जाएगा 2, 2 की पावर क्यू कर लो तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ब्रेक हम ब्रेक देखो, हम ब्रेक हमारी तरफ से नहीं होता है, कोई भी हमारी तरफ से कोई ब्रेक नहीं लगा हुआ। मैंने बहुत बार आपको बताया ये यूट्यूब की तरफ से ब्रेक आता है, हमारी तरफ से कोई ब्रेक नहीं आता है ना। हम किसी चीज का आप देखोगे यहां पर एडवर्टीजमेंट करते हैं कि ये ले लो वो कर लो, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उसी की तरफ से आता है जो आता है, हमारी तरफ से कुछ नहीं। ABCDEFGH एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। क्या खड़े हैं? उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आप बना लोगे, रीजनिंग का क्वेश्चन है, उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं, आपको ये बना देना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कमेंट में इसका आंसर लिखना है आपको, हाँ बिल्कुल। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 60 नंबर। एक निश्चित कोड है जिसमें 25 का अर्थ है आपका 256 का अर्थ है लाल रंग और चौक है, 589 का अर्थ है हरा रंग फूल है और 254 का अर्थ है सफेद रंग और चौक है। अब कोड है पूछा है सफेद। देखो विद्यार्थी यहां पर भी आपको रंग दिख रहा है, यहां पर भी रंग दिख रहा है और यहां पर भी रंग दिखता है। अब तीनों में देखो संख्या क्या कॉमन है? 5 5 5 कट गया। उसके अलावा देखो यहां पे क्या हो जाएगा और देखना जरा, चौक है, यहां पर सेकंड वाले में चौक है, तो यहां पर देखो 4 आपको क्या नजर आ रहा है? 2 नजर आ रहा है, तो 2 काट देंगे। यहां पर भी पहले में चौक आ रहा है तो यहां पे 2 काट देंगे। तो यहां पर बचा कितना हमारे पास में? बचा लाल का हो गया, तो रेड का कितना हो गया? 6 हो गया। उसके अलावा हरा और फूल है और पूछा क्या? सफेद का, तो सफेद तो यहां पर है, तो सफेद का बचा 4। तो जो व्हाइट है हमारे पास में क्या आ जाएगा? 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि अगर हम बात कर लें ग्रीन का और फ्लेवर का, तो इसमें 2 संभावनाएं हो सकती हैं, तो 8 हो सकता है या 9 हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी संभावना हो सकती है। लेकिन इसने व्हाइट का पूछा था तो व्हाइट में आपका 4 आ जाएगा, 20 का राइट है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पैसेज है, पैसेज तो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, नेक्स्ट पैसेज देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे पैसेज। यहाँ पे मैथ और रीजनिंग कर रहे हैं। अब देखो इसको करते हैं, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। किसी शहर में पहले 4 दिन की औसत वर्षा कितनी है? 0.40 इंच की गई। आखिरी 2 दिनों का जो रेशियो था वो कितना था? 4:3 के अनुपात में वर्षा की हुई। 6 दिनों की औसत वर्षा है आपकी 0.50, मतलब कि 50 इंच थी। 5वें दिन की औसत वर्षा पूछी है, तो दीजिए इसका राइट आंसर। हाँ चलो आइए फिर बात कर लेते हैं, निकाल लेते हैं इसमें। देखो यहां पर अगर 4 दिन की औसत वर्षा की बात कर लें तो 0.04 कितनी है? इंच हुई है। 4 से आप करो इसको, कितना आ जाएगा? और इसमें क्या कहा गया है? प्लस, इसने कह रहा ना आखिरी के 4-5 दिन, तो इसको भी ऐसे कर लेते हैं, यहीं पे निपटाते हैं इसको। तो यह आ जाएगा आपका गुना प्लस 5th और आपका कितना आ जाएगा? 6 दिन का। यही है, बोलो यही है कि नहीं? बोले सर हाँ बिल्कुल यही है। बराबर कितना है? 6ठे दिन का औसत यहां पर दे के रखा है, बराबर आप देखोगे 6ठे दिन का औसत है 6 × 0.5 इंच, यही है। हाँ तो कर लो भाई अब इसको, तो इसको करो, यह आ जाएगा 4 चौक 16, तो मतलब कि 1.6 आ जाएगा। 1.6 प्लस कितना? ये 5 डे है प्लस ये आपका 6 डे है। क्लियर हुआ? बोले सर बिल्कुल। इसको भी कर लो, यह आ जाएगा आपका 6 पंजे 30, तो यहां पर हो जाएगा आपका 30 पॉइंट, मतलब कि 3.0। अब देखो यहां पर क्या है? 3.0 में से आपका 1.6 घटाओ तो कितना आ जाएगा? बोलो
कितना आ जाएगा बताओ मुझे। 5 + 6 डे का कितना आ जाएगा बताओ मुझे एक बार। तो कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा, 1.4 आ जाएगा। और इसका रेशियो इन्होंने देके रखा है कितना 4:3, 4:3। ये 5 का है और ये आपका 6ठे दिन का है, ये आपका 5 का है, ये आपके 6 दिन का है। तो बस हो गया, कुछ भी नहीं करना है इसमें। तो अब आप देखो इसको सोल्व कर लो। तो ये हो जाएगा आपका, इसको करोगे 0.8 और यहां पर हो जाएगा आपका 0.6। तो बस आ गया, यही आपसे पूछा था। क्या पूछा है 5वें दिन का कितना वर्षा हुई थी। तो 5वें दिन में 0.8 हुई थी, 80 आप कह सकते हैं बिल्कुल। तो सी इसका राइट आंसर आ जाएगा 0.80, इतनी हुई थी 5वें दिन। हाँ बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये है, इसको आपको करना है। देखो ये यहां पर क्या है ABCDEFG है, विभिन्न शहर देके रखे हैं, हैदराबाद, दिल्ली, शिलोंग, कानपुर, चेन्नई, मुंबई, श्रीनगर, इसी क्रम में नहीं है ना, ये आपको बताना है। उसके अलावा विषय भी देके रखे हैं, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, इतिहास, समाजशास्त्र, भूगोल, गणित, सांख्यिकी। आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हो। फिर इसके बारे में आपको डेटा देके रखा है, आपको इसमें से पॉजिटिव डेटा लेना है और फिर आपको इसको बनाना है। और इसके ऊपर कई क्वेश्चन आते हैं। अब तो खैर यूपीएससी नहीं पूछता ऐसा क्वेश्चन, अब तो नहीं पूछता, ये पहले पूछता था। भूगोल विशेषज्ञ कौन थे, अब तो एक ही क्वेश्चन पूछेगा, अधिकतम 2। अर्थशास्त्र के कौन थे, हैदराबाद में कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो पुनः, हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, नहीं तो आपको ये पेपर मिल जाएगा टेलीग्राम पे, वहां से आप डाउनलोड भी कर लेना, आंसर की भी दे देंगे सारी चीज। अब ये टाइम टेकिंग था थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने आपको दिया है वो। चलो, किसी पाठशाला में 5 शिक्षक हैं, ABCDE। A और B हिंदी और अंग्रेजी पढ़ते हैं। A + B क्या करते हैं, हिंदी प्लस अंग्रेजी पढ़ते हैं, बिल्कुल सही है। B और C अंग्रेजी और भूगोल पढ़ते हैं। B + C अंग्रेजी और क्या पढ़ते हैं, भूगोल, मतलब कि ज्योग्राफी पढ़ते हैं। D + A क्या करते हैं, ये करते हैं आपके मैथ प्लस, आप देखोगे हिंदी पढ़ते हैं। E + B क्या करते हैं, ये कह रहे हैं आपके इतिहास और फ्रेंच पढ़ते हैं, मतलब कि इतिहास आई से लिखेंगे, इतिहास और आपकी फ्रेंच पढ़ते हैं। तो पूछा गया है आपसे सबसे ज्यादा भाषा कौन पढ़ता है। देखो B 1 2 3, तो B देखो, B हिंदी और अंग्रेजी पढ़ता है, B अंग्रेजी और ज्योग्राफी भी पढ़ता है, और B आप देखोगे इतिहास और फ्रेंच भी पढ़ता है। तो सबसे अधिक मात्रा में B पढ़ता है, बस और कुछ नहीं करना है। आई वांट टू गेट दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये कह रहे हैं आपसे एक 2 अंकीय संख्या को उत्क्रमित किया गया है, उन 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया गया, बृहत्तम आपका शेषफल क्या होगा। शेषफल पूछा गया है, रिमाइंडर पूछा गया, तो देखो कैसे निकालना है आपको। हाँ बड़ी संख्या में से आपको बताना है। मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट्स, बड़ी संख्या में से आपको करना है, तो मैं आपसे करूं सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है, बड़ी से बड़ी संख्या है ना, 2 अंकों की संख्या है, तो हम A और B मान लेते हैं। मैंने कहा एक तो 2 अंकों की संख्या सर सबसे बड़ी है 99, अब इसके अंकों को पलटोगे फिर भी 99 आएगा, तो ये नहीं ले सकते। तो क्या ले सकते हैं 98 ले सकते हैं। हमने कहा 98 ले लेते हैं, इसको आप देखो परिवर्तित करो 89। अधिकतम शेषफल पूछा है, तो इसका शेषफल क्या होगा, एक बार जाएगा तो 18 में से ये बोले सर ये तो 9 ही आ जाएगा। उसके बाद क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं 97। अब इसको भाग करके देखो आप 79 से, कितना आ जाएगा बोलो, बोले सर ये आ जाएगा आपका 18 रिमाइंडर। उसके बाद हम ले सकते हैं 96, 96 को किससे करेंगे, बोले सर आप 69 से कर सकते हैं। कितना रिमाइंडर आ जाएगा, ये आ जाता है सर, आप देखोगे 96 को 27 इसका रिमाइंडर आ जाता है। कितना आ जाता है 27 रिमाइंडर आ जाता है। फिर ले सकते हैं हम 95, बोले सर हाँ बिल्कुल। अब 59 से इसको करो तो कितना आ रहा है बताओ, ये आ रहा है, बोले सर 36। और भी हो सकता है क्या, बिल्कुल सर देख लेते हैं। 94 को आप 49 से करो, एक ही बार जा सकता है, 2 बार तो नहीं ले सकते। तो ये कितनी बार आ जाएगा, देखो अब आ जाएगा आपका 45, कितना 45, और यही सबसे बड़ा शेषफल है इसमें, देखो 45, ऑप्शन नंबर डी। हाँ बिल्कुल, तो सबसे बड़ा आपका ये है। इसमें 9 भी दे के रखा है, इसमें आप देखोगे 27 भी दे रखा, 36 भी, लेकिन इससे जब आप क्या करते हैं 94 को बदल दो, इसके अंकों को, ये 49 है, 49 को आप 94 को 49 से भाग करके देखोगे 45 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको 2016 में, कुछ भी नहीं करना है, एक तरफ आय लिख दो, मान लेते हैं x और y थे 2 ही थे, तो 4:4
कितने में, 4:3 में इनकी आय होती है। एक्सपेंडिचर कितना हो जाता है, 3:2 में हो जाता है। तो एक 4 कमाता है, 3 खर्च कर दे